बारिश होगी या नहीं, एग्जाम में नंबर अच्छे आएंगे या नहीं। एग्जैक्ट आंसर तो पता नहीं, लेकिन पॉसिबिलिटी बोले तो प्रोबेबिलिटी तो पता लगा ही सकते हैं। हेलो एवरीवन, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे हैं और आज मैं लेकर आई हूँ क्लास 12 मैथमेटिक्स प्रोबेबिलिटी का वन शॉट वीडियो। हमेशा की तरह खत्म करेंगे इस पूरे लेसन को सिर्फ एक वीडियो में, और इस एक वीडियो को देखने के बाद आपके कॉन्सेप्ट्स होंगे क्रिस्टल क्लियर। तो मैं हूँ रोशनी फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पर आप पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnerhub.com। सो तैयार है सभी लोग? लेट्स गेट स्टार्टेड। प्रोबेबिलिटी वैसे तो पहली बार नहीं पढ़ रहे हैं, राइट? हमने अपने जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा है। तो प्रोबेबिलिटी होता क्या था? मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी ऑफ वेरियस फिनोमेनन, राइट? तो प्रोबेबिलिटी को हम मैथमेटिकली कैसे निकालते थे? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, है ना? वैसे तो सबको पता ही है कि तीन ऐसी चीजें हैं जो हमें प्रोबेबिलिटी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर समझा देती हैं, है ना? एक कॉइन, दूसरा डाइस और तीसरा कार्ड्स। तो ताश का गेम आपने वैसे खेला है कि नहीं मुझे पता नहीं, बट प्रोबेबिलिटी पढ़ते पढ़ते ताश के बारे में पूरा आइडिया हो जाने वाला है। इसीलिए मैं ये तीनों चीजें आज अपने साथ लेके आई हूँ ताकि प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट्स हो क्रिस्टल क्लियर। तो चलो बात करते हैं सबसे पहले इस कॉइन की। कॉइन की अगर हम बात करें, अगर इस कॉइन को मैं टॉस करूं तो दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, राइट? तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? 2। अब अगर मैं पूछूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि मुझे हेड मिलेगा, बताओ। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? 1, और टोटल आउटकम्स कितने हैं? 2, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड इज 1/2। सिमिलरली द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल इज 1/2 अगेन, राइट? अब चलो बात करते हैं इस डाइस की। लूडो में देखा ही होगा, लूडो तो खेले ही होगे आई एम श्योर, महाभारत में शतरंज का गेम भी देखा ही होगा, है ना? तो जब हम इस डाइस को फेंकते हैं तो क्या पॉसिबिलिटी है कि आउटपुट आए? इसमें आउटपुट 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 पॉसिबल आउटपुट्स है, राइट? यानी कि टोटल पॉसिबल आउटकम्स यहाँ पे 6 है। अब अगर मैं पूछूं कि क्या पॉसिबिलिटी है कि 6 ही आएगा, तो आंसर क्या होगा? फेवरेबल आउटकम्स 1, टोटल आउटकम 6, तो यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 6 इज 1/6। अब बात करेंगे कार्ड्स की। कार्ड्स में अगर मैं बोलूं कि यार रैंडमली अगर मैं एक कार्ड उठाऊं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि ये किंग होगा? अब आप सडनली बोलोगे कि टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 52 है, तो 1/52, और वहीं हो जाएगा आंसर गलत, क्योंकि इसके अंदर मेरे फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? यहाँ पर एक नहीं, यहाँ पर तो 4 बादशाह होते हैं, राइट? 4 किंग्स पॉसिबल हैं। तो यानी कि यहाँ पर अगर मैं रैंडमली एक कार्ड निकालूं और अगर आपसे पूछूं कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये किंग होगा, तो मेरे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हैं 4 और टोटल पॉसिबल आउटकम्स है 52। तो इसीलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग इज 4/52। प्रोबेबिलिटी को बहुत अच्छे से समझने के लिए प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड जो छोटे छोटे बेसिक टर्म्स हैं उनसे वाकिफ होना पड़ेगा। तो सबसे पहला टर्म है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस किसे कहते हैं? किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट के जितने भी पॉसिबल आउटकम्स होते हैं वो बनाते हैं सैंपल स्पेस। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इस कॉइन की बात करें, इस कॉइन को अगर हमने एक बार टॉस किया तो हमारे पॉसिबल आउटकम्स क्या है? या तो हेड या फिर टेल, राइट? ये हमारे पॉसिबल आउटकम्स हैं। तो हेड और टेल दे कॉन्स्टिट्यूट द सैंपल स्पेस। उसी तरह से अगर मैं बात करूं कि ठीक है कॉइन तो एक ही है, बट लेट अस से कि मेरा जो एक्सपेरिमेंट है, जो मेरा रैंडम एक्सपेरिमेंट है, वो कुछ ऐसा है कि मैंने इस कॉइन को 1, 2 बार टॉस किया, तो यहाँ पर मेरे पॉसिबल आउटकम्स क्या हो जाएंगे? एक पॉसिबिलिटी है कि दोनों बार हेड आए, यानी कि हेड हेड। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि पहले बार हेड, दूसरी बार टेल आए, तो हेड टेल। तीसरी पॉसिबिलिटी पहले बार टेल आए और बाद में हेड आए, तो टेल हेड। और चौथी पॉसिबिलिटी दोनों बार टेल आए, तो टेल टेल। तो देखो यहाँ पर जो मेरा सैंपल स्पेस है इसके अंदर कितने पॉसिबिलिटीज हो गए? 4, राइट? तो सैंपल स्पेस को जनरली हम एक सेट की तरह डिनोट करते हैं। तो आप देख ही रहे हो सेकंड ब्रैकेट्स के अंदर हम हर एक पॉसिबिलिटी को लिख रहे हैं। तो एक सैंपल स्पेस के जो ये एलिमेंट होते हैं, इन एलिमेंट्स को हम कहते हैं सैंपल पॉइंट्स। अगला टर्म है इवेंट, जिसे हम बार बार यूज करेंगे जब तक हम प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे। तो इवेंट होता क्या है? खुद सोचो, आमतौर पे इवेंट क्या होता है? स्कूल में इवेंट्स होते हैं, कॉलेज में इवेंट्स होते हैं, बर्थडे का इवेंट, शादी का इवेंट, राइट? व्हाट एग्जैक्टली इज इवेंट? लाइक यू नो अ स्पेशल ओकेजन जिसके लिए आप एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हो, एंड दैट्स इवेंट।
तो यहाँ पर जब हम प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर इवेंट होता है यू कैन से सेट ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। मतलब लेट्स से मैं बात कर रही हूँ एक रैंडम एक्सपेरिमेंट की, जहाँ पर हम एक कॉइन को 2 बार टॉस कर रहे हैं, ठीक है, 1 2 बार टॉस किया, राइट। अब लेट्स से आई एम टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर इवेंट जिसमें पहली बार हेड और दूसरी बार टेल आया हो, राइट। तो यानी कि यहाँ पर मैं एक पर्टिकुलर इवेंट की बात कर रही हूँ जिस दौरान हेड पहले बाद में टेल आया हो, HT, मैं इस पर्टिकुलर इवेंट की बात कर रही हूँ, करेक्ट। तो इन अ वे क्या हम ये नहीं कह सकते हैं कि इसका मतलब कोई भी इवेंट जो है वो एक सैंपल स्पेस का सबसेट होता है? बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि कोई भी जो एक्सपेरिमेंट हम करते हैं, कोई भी जो सिचुएशन चल रही होती है, राइट, जिसे हम प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट, उस रैंडम एक्सपेरिमेंट के जितने पॉसिबल आउटकम्स हैं दैट इज सैंपल स्पेस। अब उन्हीं आउटकम्स में से कुछ आउटकम्स फेवरेबल होंगे, राइट, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, जिसकी हम बातें कर रहे हैं, एंड दैट इज इवेंट। तो अब बात करेंगे हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के बारे में। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है? एक्सक्लूजन मतलब एक्सक्लूडेड, मतलब बाहर, राइट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब दो ऐसे इवेंट्स जो इस तरह के होते हैं कि एक इवेंट का होना मतलब दूसरे इवेंट का ना होना। एक इवेंट अगर उसमें इंक्लूडेड है तो दूसरा एक्सक्लूडेड है, राइट। तो अगर एक इवेंट होता है तो दूसरा नहीं होगा, यानी कि दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कभी भी एक साथ नहीं हो सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं कहूँ कि हमारा एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है और वो एक्सपेरिमेंट क्या है? टू टॉस द कॉइन, ठीक है। अब कॉइन जब हम टॉस करते हैं, इसमें लेटर सपोज मैंने डिफाइन किया एक इवेंट ए कि जब हमें हेड मिलता है, और मैंने डिफाइन किया एक इवेंट बी जब हमें टेल मिलता है। अब आप मुझे खुद ही बताओ कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि इवेंट ए और इवेंट बी दोनों साथ में हो? ऐसा हो ही नहीं सकता है, राइट, क्योंकि जब भी हम इस कॉइन को टॉस करेंगे तो या तो हमें हेड मिलेगा या फिर हमें टेल मिलेगा, दोनों साथ में तो कभी मिल ही नहीं सकते, करेक्ट। तो इसीलिए ये दोनों क्या हो गए? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हो गए। ठीक इसी तरीके से अगर मैं एक डेक ऑफ कार्ड से, मतलब कितने कार्ड्स होते हैं टोटल? बताओ 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 बताओ। 52 कार्ड्स, एग्जैक्टली। तो अगर इन 52 कार्ड्स में से मैं कहूँ कि यार मुझे एक ऐसा कार्ड चाहिए जो ब्लैक हो और जो हार्ट हो, क्या ऐसा पॉसिबल है? ब्लैक कार्ड पॉसिबल है, हार्ट कार्ड पॉसिबल है, बट दोनों एक ही कार्ड में हो ऐसा पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, क्योंकि सारे हार्ट शेप वाले जो कार्ड्स होते हैं वो रेड कलर के होते हैं, करेक्ट। तो इसका मतलब ये जो दो इवेंट है, अगर मैं एक इवेंट डिफाइन करती हूँ ए कि ऐसा इवेंट जिसमें जो कार्ड निकले वो ब्लैक कलर का हो, इवेंट बी एक ऐसा इवेंट जिसमें जो कार्ड निकले वो हार्ट शेप का हो, लाइक कार्ड हार्ट शेप का ना हो, उसमें हार्ट हो, राइट। तो क्या हमें ये दोनों इवेंट्स एक साथ होते हुए मिल सकते हैं? कभी भी नहीं मिल सकते हैं। तो यानी कि ये दो इवेंट्स भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। तो बच्चों अब बात करेंगे हम एग्जॉस्टिव इवेंट्स के बारे में। एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या होते हैं? तो ये ऐसे सेट ऑफ इवेंट्स होते हैं एक सैंपल स्पेस में सच दैट जब भी हम उस एक्सपेरिमेंट को करें उनमें से एटलीस्ट एक को अकर करना ही है। वन ऑफ देम मस्ट अकर वाइल वी परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट, ठीक है। एग्जाम्पल वही हमारा कॉइन, और इस कॉइन को करेंगे हम टॉस। कॉइन को अगर हम टॉस करते हैं तो हमारे पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या हैं? या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। लेट अस से कि मैंने दो इवेंट्स डिफाइन किए। एक इवेंट डिफाइन किया ए जिसमें मैंने कहा गेटिंग अ हेड, दूसरा इवेंट डिफाइन किया बी जिसमें मैंने कहा गेटिंग अ टेल, ठीक है। अब आप खुद सोचो, जितनी बार आप इस कॉइन को टॉस करोगे ए या बी में से एक इवेंट जरूर होगा, क्योंकि या तो आपको हेड मिलना है या फिर टेल मिलना है। तो यानी कि ए और बी कैसे इवेंट्स हैं? एग्जॉस्टिव इवेंट्स। अब यहाँ पर दिमाग में आ जाएगा थोड़ा सा कंफ्यूजन। बच्चों को लगेगा कि यार मैम ने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि ए और बी जो है ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, अब मैम कह रही हैं कि ये एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं। क्या इसका ये मतलब है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स और एग्जॉस्टिव इवेंट्स सेम चीज़ है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल सेम चीज़ नहीं है। अब इसे मैं एक्सप्लेन करती हूँ एक और एग्जाम्पल से, ठीक है। मान लो कि हमारे पास है एक डाइस, लूडो खेला होगा ये डाइस, सबको पता है। तो इस डाइस को जब भी हम थ्रो करते हैं तो हमारे क्या क्या पॉसिबिलिटीज होते हैं? या तो 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, ठीक है। ये 6 हमारी पॉसिबिलिटीज होती हैं, ठीक है। ओके, अब मान लो मैंने एक इवेंट डिफाइन किया ए, मैंने कहा ए ऐसा इवेंट है जब हमें 2 मिले, ठीक है। तो जब 2 मिलने वाले इवेंट को हमने कहा ए। इसी तरह मैंने एक और इवेंट डिफाइन किया बी,
जब हमें 6 मिले, वो है बी। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो ए और बी, ये जो दो इवेंट्स हैं, क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं? आप बोलोगे हाँ बिल्कुल है, क्योंकि ए का मतलब है जब हमें 2 मिले और बी का मतलब है जब हमें 6 मिले, और 2 और 6 साथ में तो कभी मिलेंगे नहीं, तो यानी कि ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। यस बिल्कुल है। अब मैं आपसे पूछती हूँ कि क्या ये दोनों एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं? थोड़ा सोचोगे आप, सोच के देखो, क्या ये एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं? ये एग्जॉस्टिव इवेंट्स नहीं हैं। क्यों नहीं हैं? क्योंकि एग्जॉस्टिव इवेंट का ये क्राइटेरिया होता है कि जब भी वो एक्सपेरिमेंट को आप परफॉर्म करोगे तो एग्जॉस्टिव इवेंट्स में से एटलीस्ट एक इवेंट को अकर होना मस्ट है। तो यहाँ पे देखो भाई, मैंने डाइस को थ्रो किया, अब क्या ये जरूरी है कि इवेंट ए या बी में से ही कुछ होगा? अगर मान लो 4 आ गया, 4 ना तो इवेंट ए है ना ही इवेंट बी है, राइट? अगर 3 आ गया, ना तो इवेंट ए है ना तो इवेंट बी है, करेक्ट? तो इसका मतलब ए एंड बी आर नॉट एग्जॉस्टिव इवेंट्स। ठीक है, बट इसी एक्सपेरिमेंट के लिए अगर मुझे एग्जॉस्टिव इवेंट्स बनाना हो तो मैं देखो इसको कैसे मॉडिफाई कर सकती हूँ। मान लो मैंने इवेंट ए को अगर ऐसा डिफाइन किया कि इवेंट ए वो है जब हमें जो रिजल्ट मिल रहा है दैट इज एनी नंबर लेस देन 2, और इवेंट बी जो है वो ऐसा है विच इज एनी नंबर दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 बट लेस देन इक्वल टू 6। अब देखो ए और बी एग्जॉस्टिव इवेंट्स हो गए। क्यों? क्योंकि ए के अंदर कौन सा डिजिट फॉल करेगा? 1, बी के अंदर कौन फॉल करेगा? 2, 3, 4, 5, 6, राइट? तो अब डाई तुम जब भी थ्रो करोगे 1 से लेके 6 तक के बीच में ही तो कोई ना कोई नंबर आएगा, है कि नहीं? तो इसका मतलब इस केस में ए और बी क्या हो गए? एग्जॉस्टिव इवेंट्स, राइट? तो सबको ये क्रिस्टल क्लियर है ना कि एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या होते हैं? ऐसे सेट ऑफ इवेंट्स जिनमें से एक का, एटलीस्ट एक का अकर होना मस्ट होता है व्हाइल यू परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होते हैं? जो दो इवेंट्स कभी भी एक साथ अकर नहीं कर सकते हैं। तो अब डिस्कस करेंगे हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, यानी कि प्रोबेबिलिटी में डाल दिया कुछ कंडीशन। बोले तो एक कहानी सुनते हैं। लेट अस सपोज कि आज आपका शॉपिंग जाने का प्लान है और आपने ऐसा डिसाइड किया है कि आज दुकान पे जाकर मैं अपने लिए 20 ड्रेसेस खरीदूंगी। मतलब ऐसे प्लान आप सच में मत बनाना, नहीं तो आपके मम्मी पापा मुझे ही खोसेंगे। सो लेट अस जस्ट एज्यूम, हम सिर्फ मान के चल रहे हैं कि आपने ये डिसाइड किया कि आपको 20 ड्रेसेस खरीदने हैं आज जब आप शॉपिंग पे जाओगे। ठीक है, ओके। अब मैंने आपसे पूछा कि यार क्या प्रोबेबिलिटी है कि तुम 20 ड्रेसेस खरीद लाओगे, क्योंकि गारंटी तो किसी चीज़ की नहीं है। अब 20 ड्रेसेस खरीदने के लिए वो 20 ड्रेसेस आपको पसंद आने चाहिए उस दुकान में, 20 ड्रेसेस आपके नाप का रहना चाहिए वहाँ पर, आपके पास इतने पैसे होने चाहिए कि आप 20 ड्रेसेस खरीद सको, राइट? बहुत सारे फैक्टर्स हैं। आपके पास इतना टाइम होना चाहिए कि आप 20 ड्रेसेस पसंद करके उन्हें ट्राई करके उन्हें खरीद सको, है ना? तो चूंकि इतने सारे फैक्टर्स हैं तो ऑब्वियसली गारंटी तो किसी चीज़ की नहीं होती वैसे भी। तो आपने बोला कि मैम मुझे लगता है ना, मैं 60% श्योर हूँ कि आज मैं 20 ड्रेसेस खरीद के आऊँगी। तो यानी कि आपके 20 ड्रेसेस खरीदने की प्रोबेबिलिटी है 60%, लेट्स से। ठीक है, अब कहानी में ट्विस्ट ये आ गया कि यार न्यूज़पेपर में ना बड़ा बड़ा हेडलाइन आ गया कि आप जिस दुकान में शॉपिंग करने जाने वाले थे वहाँ पर लग गया है 50% सेल, राइट? तो क्या इससे आपकी प्रोबेबिलिटी बदलेगी? बिल्कुल बदलेगी। मतलब आधे दाम में कपड़े मिल रहे हैं तो ऑब्वियसली अब आप सोचोगे कि यार खरीद ही लेंगे, किसी तरह पसंद कर ही लूंगी, राइट? तो दैट ईगरनेस टू बाय क्लोथ्स वुड इंक्रीज। तो अब आप कहोगे कि मैम अब तो चूंकि 50% सेल है तो मुझे लगता है कि 20 ड्रेसेस खरीदने की जो मेरी प्रोबेबिलिटी है ना दैट इज 80%। तो हुआ क्या? हुआ कुछ यूं, सब कुछ वैसा ही था, आप भी वही थे, ड्रेसेस भी 20 थी, दुकान भी वही है जहां आप जाने वाले थे, बट पहले आपकी प्रोबेबिलिटी थी 60%, अब आपके 20 ड्रेसेस खरीदने की प्रोबेबिलिटी हो गई 80%। और ये चेंज किसकी वजह से आया? 50% सेल। तो यानी कि जैसे ही हमने एक कंडीशन डाल दिया तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू चेंज हो गई, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पर हम ये सीखेंगे कि एक गिवन कंडीशन के साथ हम प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालते कैसे हैं वो तो अभी सीखेंगे। तो बच्चों, अगर हमारे पास कोई भी एक इवेंट ई है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई की अगर हम बात करें तो हम उसे कैसे डिनोट करते थे? P ऑफ ई, है ना? बट अब मैं एक कंडीशन डाल रही हूं कि भाई इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी निकालो गिवन दैट F हैज ऑलरेडी अकर्ड।
मतलब ये f जो इवेंट है ना, दैट इज बेसिकली अ कंडीशन. f इज लाइक दैट 50% वाला सेल. तो अगर ये कंडीशन है तब e की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी. तो इसे हम डिनोट करते हैं p e गिवन f. आप देख रहे हो e और f के बीच में एक डंडी है, राइट. तो इसको रीड कैसे करते हैं, इसको हम रीड करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ e गिवन f. यानी कि f हमारा गिवन कंडीशन है और e हमारा वो इवेंट है जिसकी प्रोबेबिलिटी हम उस गिवन कंडीशन में निकाल रहे हैं. ठीक है. मैथमेटिकली हम इसे कैसे निकालते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसी फॉर्मूले का यूज करके हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, है ना. सो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन अगर हम देखें, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ e गिवन f इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ e इंटरसेक्शन f डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ f, such that probability of f is not equal to 0. Obviously अगर f के होने की possibility 0 ही है तो क्या होगा, डिनोमिनेटर 0 में चला जाएगा तो पूरा इंफिनिटी हो जाएगा, राइट. सो हम वैसे सिचुएशन की बात नहीं कर रहे जहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ f जो है इज अ नॉन जीरो वैल्यू. वैसे केस में इस तरीके से हम निकालते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट a, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E गिवन दैट F हैज ऑलरेडी अकर्ड. तो चलो बच्चों अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के प्रॉपर्टीज क्या क्या होते हैं, ठीक है. तो हमारा पहला प्रॉपर्टी कहता है कि लेट E एंड F बी इवेंट्स ऑफ अ सैंपल स्पेस S ऑफ एन एक्सपेरिमेंट. ठीक है, ओके. देन वी हैव प्रोबेबिलिटी ऑफ S गिवन F इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ F गिवन F इज इक्वल टू 1. जब भी मैथमेटिक्स में इस तरह की प्रॉपर्टीज हम पढ़ते हैं ना, बड़ी मुश्किल लगती है, कुछ समझ नहीं आता है, राइट. लेकिन जैसे हम उसको करके देखते हैं तो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाती है, जो कि यहाँ पे भी होगी. चलो ऐसा हमने क्यों बोला, देखते हैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ एस गिवन एफ. एस क्या है, मेरा सैम्पल स्पेस है, मतलब जितने पॉसिबल आउटकम्स हैं वो उसमें है. तो यानी कि एफ जो है वो इसी सैम्पल स्पेस के अंदर एक इवेंट है. इसका मतलब एफ जो है वो पूरे सैम्पल स्पेस का कह सकते हो एक सबसेट है ना. ठीक है. तो अभी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले के हिसाब से इसको हम क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ. ठीक है, यही लिख सकते हैं हम, बिल्कुल लिख सकते हैं. अब आप मुझे बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इंटरसेक्शन एफ ये क्या होगा. याद करो हमने सेट्स में पढ़ा था, राइट. लेट अस से ये हमारा यूनिवर्सल सेट है. यहाँ पर ये यूनिवर्सल सेट हमारा सैम्पल स्पेस है. इस सैम्पल स्पेस के अंदर एक इवेंट है एफ. लेट अस से ये हमारा इवेंट एफ है. ठीक है. अब मैं कह रही हूँ एस और एफ का इंटरसेक्शन, मतलब एस और एफ में कॉमन चीज़ें कौन सी हैं. ऑब्वियसली जो कुछ एफ में है एफ ही होगा इनका इंटरसेक्शन. तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ. नीचे डिनोमिनेटर में एनीवेज प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ था, सो दिस विल बी इक्वल टू 1. और देखो यही कह रहा था प्रॉपर्टी नंबर 1, है कि नहीं. तो चलो भाई अब एक लेते हैं हम रियल लाइफ एग्जाम्पल. और मैंने बताया था प्रोबेबिलिटी के जो प्रसिद्ध एग्जाम्पल्स हैं वो वही होते हैं, कॉइन, नहीं तो डाई, नहीं तो फिर कार्ड्स, है ना. तो यहाँ पर हमने लिया है डाइस. तो हमने कहा कि यार डाइस का जो सैम्पल स्पेस है वो क्या होगा, इसको आप फेंकोगे तो या तो 1 आएगा, नहीं तो 2 आएगा, नहीं तो 3, 4, 5, नहीं तो 6. तो हमारा सैम्पल स्पेस ये हो गया. लेट अस से मैंने बोला एक इवेंट एफ है जो क्या है, एफ मतलब सिर्फ इवन नंबर्स. ठीक है. तो यानी कि एफ विल बी इक्वल टू क्या क्या है, इवन नंबर्स. 2, 4, 6, 8 हो सकता है क्या, कैसे हो सकता है मैम, 8 तो इस सैम्पल स्पेस में ही नहीं है. ये जो डाई होता है इसमें तो 6 के ऊपर नंबर होता ही नहीं है, तो 8 तो हो ही नहीं सकता, राइट. तो ये f हो गया. ठीक है. अब अगर आप ध्यान से देखो ये हमारा सैम्पल स्पेस है और ये f है. अब यहाँ पर अगर s इंटरसेक्शन f वाले सेट को देखो, दोनों में कॉमन क्या क्या है, एक तो 2 कॉमन है, एक तो 4 कॉमन है, एक तो 6 कॉमन है, राइट. तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या है, 2, 4, 6, विच इज़ बेसिकली f, राइट. तो देखो f भी जो है s इंटरसेक्शन f भी वही है ना. तो इसीलिए जैसे ही यहाँ पर आप निकालने जाओगे p ऑफ s गिवन f, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा p ऑफ s इंटरसेक्शन f डिवाइडेड बाय p ऑफ f. और यहाँ तो साफ साफ हमने देखा कि भाई p ऑफ s इंटरसेक्शन f क्या है, ये इतना है, P ऑफ F भी इतना है, दोनों सेम है, यानी कि इसकी वैल्यू हो जाएगी 1. तो ये था हमारा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का प्रॉपर्टी नंबर 1. तो चलो आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2 की तरफ. प्रॉपर्टी नंबर 2 कह रहा है कि इफ A एंड B आर 2 इवेंट्स ऑफ अ सैम्पल स्पेस S, ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं
कि f इज एन इवेंट ऑफ s सच दैट p ऑफ f इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, मान लो f एक इवेंट है सच दैट प्रोबेबिलिटी कि वो इवेंट हो रहा हो इज नॉन जीरो। तो हम कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ a यूनियन b गिवन f इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ a गिवन f प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ b गिवन f माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b गिवन f। बहुत ही भारी भरकम मुश्किल सा फॉर्मूला लग रहा होगा, राइट? लेकिन ये बिल्कुल चुटकियों में आसान हो जाएगा जैसे ही मैं आपको इसे रिलेट करवाऊंगी सेट्स के एक फॉर्मूले से। सेट्स में वेन डायग्राम्स सबको याद होगा, आई एम श्योर, काफ़ी आसान सी चीज़ें थी वहाँ पर। तो हमने सेट्स में क्या पढ़ा था, लेट अस से कि ये A है, ये B है, ठीक है, और इन दोनों के बीच में जो कॉमन पार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, A इंटरसेक्शन B। मतलब वैसे एलिमेंट्स जो A में भी है और B में भी है, ठीक है। तो हमने सेट्स में क्या पढ़ा था कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B, मतलब A और B दोनों में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, ये हम कैसे निकालते थे, हम कहते थे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B। इतना काफ़ी होता था? काफ़ी नहीं होता था, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए में ये ए इंटरसेक्शन बी वाला जगह भी कवर हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी में ये कॉमन वाला जगह दोबारा से कवर हो गया, करेक्ट। बट ए यूनियन बी में हम चाहते हैं ए और बी में जितने एलिमेंट्स हैं वो सारे आए। तो बेसिकली ये इंटरसेक्शन वाला जगह हमने 2 बार कवर कर लिया अगर हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी लिखते हैं। तो इसीलिए एक बार को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, इसीलिए इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देते थे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। ये वाला फॉर्मूला सबको याद होगा जो हमने सेट्स में पढ़ा था। अगर ये याद है तो बच्चों ये तो बहुत ही आसान है, देखो बिल्कुल सिमिलर फॉर्मूला है, सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट्स की जगह यहाँ पर हमने प्रोबेबिलिटी डाल दी है, ठीक है। हमने बोल दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी गिवन एफ, क्योंकि यहाँ पर हम एक गिवन इवेंट के रिस्पेक्ट में बातें कर रहे हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है यार, एक कंडीशन डाल दी गई है और वो कंडीशन है ये इवेंट एफ, ठीक है। दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन एफ, ये गिवन एफ सब जगह चलेगा, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन एफ माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, तो माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी गिवन एफ। आ गया ना फॉर्मूला बड़ी आसानी से। तो देखो इस फॉर्मूले से लिंक करके ये फॉर्मूला बन गया हमारा सुपर डुपर इजी। तो चलो अब देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3, जो कि कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश दैट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई गिवन एफ इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ। इसको भी किसी फॉर्मूले से लिंक कर पा रहे हो जो हमने सेट्स में पढ़ा था, याद करो, बहुत आसान है। सेट्स में क्या पढ़ा था कि लेट अस सपोज कि ये एक सेट ए है, तो इस सेट ए के बाहर और जितने भी एलिमेंट्स हैं, जैसे ये वाला जो पूरा पोर्शन है ना, ये पोर्शन क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, ठीक है। और ए और कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए मिलके ये पूरी कंप्लीट चीज को बनाती है, करेक्ट। तो हमने क्या पढ़ा था कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1 माइनस ए, क्लियर है, यही पढ़ा था हमने। तो इन अ सिमिलर वे यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई गिवन एफ। यहाँ पे गिवन एफ हमेशा चलता रहेगा बच्चों, क्योंकि यहाँ पे हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं। सो दिस विल बी इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ। बन गया ये फॉर्मूला, है ना, बना कि नहीं बना, राइट। तो ये हमारी कुछ प्रॉपर्टीज थी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की। तो चलो देखें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का पहला एग्जांपल। तो सवाल ये कहता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सेकंड ग्रीन बॉल गिवन दैट द फर्स्ट बॉल इज रेड। और यहाँ पे ध्यान देना है कि कंडीशन एक दी हुई है कि द फर्स्ट बॉल इज रिप्लेस्ड, मतलब इस जार के अंदर 5 बॉल्स हैं जैसे कि दिख रहे हैं, 3 रेड बॉल हैं और 2 ग्रीन बॉल हैं, ठीक है। अब बोला जा रहा है कि जो पहला बॉल इसमें से निकाला गया है वो रेड है, ठीक है। अब दूसरा बॉल जो है वो ग्रीन बॉल होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, एज्यूमिंग कि जो पहला बॉल हमने निकाला है उस बॉल को हमने रिप्लेस कर दिया है, यानी कि वापस डाल दिया है, ठीक है। इन अ वेरी सिंपल वे वी कैन डायरेक्टली से कि यार अगर पहला रेड बॉल निकाला फिर से उसको वापस डाल दिया, तो इसका मतलब वापस से टोटल कितने बॉल्स हो गए, टोटल बॉल्स हैं यहाँ पर 5।
उसमें से ग्रीन बॉल्स कितने हैं 2, तो यानी कि एक ग्रीन बॉल को निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स विच इज 2 एंड नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स विच इज 5, तो हमारा आंसर आएगा 2/5। मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लिया, बट अभी फिलहाल हम देखेंगे कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट से हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं और उसमें भी हमें कैसे यही सेम आंसर मिलता है 2/5। तो सबसे पहले हम इन बॉल्स के नाम दे देते हैं, R1, R2, R3, G1, G2, ठीक है, ये हमारे 5 बॉल्स हैं, ठीक है। तो हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है कि भाई हम 2 बॉल निकाल रहे हैं, पहला एक बॉल निकाला जो यहाँ पे दिया हुआ है कि रेड है, और दूसरा हमने एक बॉल और निकाला। तो बेसिकली हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है कि हम इस जार में से 2 बॉल्स निकाल रहे हैं, ठीक है। तो हमारा सैंपल स्पेस कैसा होगा, खुद सोच के देखो, सैंपल स्पेस कैसा होगा। एक पॉसिबिलिटी है कि पहला बॉल R1 हो, दूसरा बॉल भी R1 हो, ऐसा पॉसिबल है क्या मैम? बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि R1 हमने निकाला, बॉल इज रिप्लेस्ड, मतलब R1 हमने निकाला, वापस R1 के जगह पे एक बॉल आ गया, करेक्ट। तो इसका मतलब हो सकता है कि फिर से वही R1 वाली बॉल को ही हम निकालें। तो R1 एक पॉसिबिलिटी, दूसरा पॉसिबिलिटी R1 R2, तीसरा पॉसिबिलिटी R1 R3, फोर्थ पॉसिबिलिटी R1 G1 एंड फिफ्थ पॉसिबिलिटी R1 G2, ठीक है। सिमिलरली एक पॉसिबिलिटी है कि पहले हमने R2 निकाला, तो R2 R1, R2 R2, R2 R3, R2 G1, R2 G2, ठीक है। हो सकता है कि पहला बॉल हमने R3 निकाला, तो R3 में भी सेम चलेगा, अब हो सकता है कि पहला बॉल हमारा ग्रीन बॉल हो, राइट। अभी मैं इस क्वेश्चन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं इन जनरल इस रैंडम एक्सपेरिमेंट की सैंपल स्पेस की बात कर रही हूँ। तो होगा G1 R1, G1 R2, तो ये हो जाएगा हमारा सैंपल स्पेस। तो अगर हम देखें सैंपल स्पेस में 1 2 3 4 5 इंटू 5, तो टोटल कितने एलिमेंट्स हैं सैंपल स्पेस में? टोटल 25 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो ये मेरा रैंडम एक्सपेरिमेंट है। अब देखते हैं कि क्वेश्चन में पूछा गया क्या है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सेकेंड ग्रीन बॉल गिवन द फर्स्ट बॉल इज रेड, यानी कि मुझे निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड ग्रीन गिवन फर्स्ट इज रेड, ठीक है। अभी अभी हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला पढ़ा जो कहता है कि दिस विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड ग्रीन इंटरसेक्शन फर्स्ट रेड डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट रेड, ठीक है। यही पढ़ा हमने फॉर्मूला, देखो मैं बस फॉर्मूले में डाल रही हूँ और कुछ भी नहीं कर रही हूँ, ठीक है। तो अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड ग्रीन इंटरसेक्शन फर्स्ट रेड, सेकेंड ग्रीन हो और फर्स्ट रेड हो, ऐसा कहाँ कहाँ दिख रहा है इसमें, निकालो, देखो कहाँ कहाँ दिख रहा है। देखो फर्स्ट रेड सेकेंड ग्रीन, एक ये पॉसिबिलिटी, फर्स्ट रेड सेकेंड ग्रीन, 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 और कहीं पे है और कहीं नहीं है। तो ऐसे कितने पॉसिबिलिटीज हैं? 6। तो ये हो जाएगा 6, और टोटल पॉसिबिलिटीज कितने हैं? 25। तो 6/25 ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड ग्रीन इंटरसेक्शन फर्स्ट रेड। अब बात करते हैं डिवाइडेड बाय क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट रेड। कितने केसेस में पहला बॉल रेड है? देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, सो 15 ऐसे केसेस हैं जहां पर फर्स्ट बॉल जो है वो रेड है। तो नीचे हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस 25 है, तो 15/25, तो यानी कि ये हो जाएगा 6/25 इंटू 25/15, तो ये कैंसिल हो गया, 3 2 6, 3 5 15, तो कितना आ गया मेरा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी? 2/5। और याद है स्टार्टिंग में जब मैंने एकदम शॉर्टकट में सॉल्व कर दिया था तो वहाँ भी 2/5 आया था, राइट। तो ये पूरा जो क्वेश्चन को सॉल्व किया ये आपको सिर्फ ये दिखाने के लिए सॉल्व किया कि ये जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हमने देखा, दिस एक्चुअली वर्क्स,
यस राइट। तो इससे समझ में आ गया कि किस तरह से अगर एक गिवन कंडीशन दी हुई हो तो हम एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं। तो चलो बच्चों, अब इसी क्वेश्चन का एक वेरिएशन देखते हैं इन एग्जाम्पल नंबर 2। यहाँ पे सिचुएशन बिल्कुल वही है, इसीलिए देखो मैंने सैम्पल स्पेस भी मिटाया नहीं है, उसी सैम्पल स्पेस को लिख रखा है, ठीक है। बस एक चीज बदल गई है कि यहाँ पर द फर्स्ट बॉल इज नॉट रिप्लेस्ड, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस विल चेंज योर एंटायर आंसर। कैसे चेंज करेगा? देखो सिचुएशन में क्या बदल गया। पहले क्या था कि पहला बॉल मैंने निकाला, उसके बदले में एक बॉल डाल दिया गया, राइट, यानी कि टोटल 5 बॉल पहले थे, एक बॉल उठा लेने के बाद भी टोटल 5 बॉल है। बट अब वैसा नहीं है, अगर मैंने एक बॉल उठा लिया तो उसके बदले में दूसरा बॉल मैंने नहीं डाला। तो ऐसा करने से क्या चेंज हो गया? चेंज ये हो गया कि मेरा सैम्पल स्पेस जो है वो बदल जाएगा। पहले मेरे सैम्पल स्पेस में टोटल 25 एलिमेंट्स थे, लेकिन अभी आप देखोगे कि सैम्पल स्पेस में केवल 20 एलिमेंट्स होंगे। ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा, अब आप मुझे खुद बताओ कि क्या R1 ये पॉसिबल है सैम्पल स्पेस में? नहीं पॉसिबल है, क्योंकि एक बार मैंने R1 निकाल लिया तो उस R1 की जगह में अब दूसरा बॉल नहीं आने वाला है, राइट। तो मतलब R1 R2 R2 R3 R3 G1 G2 ये सारे हट जाएंगे। तो कितने हट गए? 5 हट गए। पहले 25 थे, उसमें से 5 हट गए, तो अब कितने हो जाएंगे? 20, ठीक है। तो अब मेरे सैम्पल स्पेस में हो गए 20 एलिमेंट्स, ठीक है। तो इससे क्या चेंज हो जाएगा? देखो अब मुझे क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सेकेंड ग्रीन गिवन फर्स्ट इज रेड। तो फॉर्मूले के हिसाब से इसको मैं लिख सकती हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड ग्रीन इंटरसेक्शन फर्स्ट रेड डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट रेड, ठीक है। ठीक पहले की तरह हम देखेंगे कि सेकेंड ग्रीन इंटरसेक्शन फर्स्ट रेड, ऐसे कितने ऑप्शंस हैं? देखो सेकेंड ग्रीन फर्स्ट रेड, सेकेंड ग्रीन फर्स्ट रेड, सेकेंड ग्रीन फर्स्ट रेड, सेकेंड ग्रीन फर्स्ट रेड। यहाँ पे कुछ लिखना ही हम भूल गए हैं, दिस वुड बी R2G2, ये भी सेकेंड ग्रीन फर्स्ट रेड में फॉल करेगा। दिस विल बी R3G2, ये भी सेकेंड ग्रीन फर्स्ट रेड में फॉल करेगा। तो बेसिकली 6 ऐसे पॉसिबिलिटीज़ हैं और टोटल पॉसिबिलिटीज़ हैं 20, ठीक है। तो ये तो मेरा न्यूमरेटर हो गया। डिनोमिनेटर प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट रेड, ऐसे कितने ऑप्शन है जिसमें पहला रेड है? ऐसे पॉसिबिलिटीज़ हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ऐसे ऑप्शंस कितने हैं? ऐसे ऑप्शंस हैं 12, राइट। सो दिस विल बी 12 डिवाइडेड बाई 20। तो ये कितना हो जाएगा? 6/20 इंटू 20/12, 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12, सो दैट इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी दैट विल बी 1/2। तो देखो हम निकाल तो वही प्रोबेबिलिटी रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सेकेंड ग्रीन बॉल गिवन द फर्स्ट बॉल इज रेड, लेकिन हमने सिचुएशन को चेंज कर दिया कि यहाँ पे बॉल इज नॉट रिप्लेस्ड, है ना। तो मेरी प्रोबेबिलिटी भी चेंज हो गई। तो चलो देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। तो क्वेश्चन कह रहा है कि डिटरमाइन P ऑफ E गिवन F इफ अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। तो यहाँ पर हमारा एक्सपेरिमेंट क्या है कि एक कॉइन को हमने 3 बार टॉस किया। तो बच्चों देखो इसको ना अच्छे से समझने के लिए इट इज़ ऑलवेज गुड कि आपके दिमाग में इसका सैम्पल स्पेस क्लियर हो। एक कॉइन को अगर आप 3 बार टॉस करोगे, 3 कॉइन नहीं है, कंफ्यूज मत हो जाना, एक ही कॉइन को 3 बार टॉस किया है, दैट इज व्हाट द फिगर इज ट्राइंग टू टेल यू, ठीक है। तो मेरे सैम्पल स्पेस कैसे होंगे? कुछ ऐसे होंगे, ठीक है। कैसे लिखोगे सैम्पल स्पेस वो भी देख लो। मान लो कि पहले वाले कॉइन का हेड है, ठीक है। क्या क्या पॉसिबिलिटी है? सेकेंड टाइम थर्ड टाइम भी हेड आए। एक पॉसिबिलिटी है कि सेकेंड टाइम हेड थर्ड टाइम टेल आए। एक पॉसिबिलिटी है सेकेंड टाइम टेल थर्ड टाइम हेड आए। एक पॉसिबिलिटी है सेकेंड टाइम और थर्ड टाइम दोनों टेल आए, ठीक है। दिस इज ईजी वे ऑफ राइटिंग द सैम्पल स्पेस, ठीक है। अब मान लो कि भाई पहला वाला अगर हेड रहे तो बाकी सारी पॉसिबिलिटीज हमने कवर कर ली। अब मान लो पहला वाला अगर टेल रहे तो क्या होगा? हो सकता है बाकी दोनों का हेड आए, हो सकता है पहले वाले का हेड इसका टेल आए, हो सकता है इसका टेल इसका हेड आए,
हो सकता है भाई तीनों टेल आ जाए। तो ये हो जाएगा मेरा सैंपल स्पेस। ठीक है, क्लियर है? ओके तो अगर ये मेरा सैंपल स्पेस है तो अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि तुम्हें निकालना है P ऑफ E गिवन F, जहाँ पे E क्या है, हेड ऑन थर्ड टॉस। तो देखो इवेंट E को हम कैसे लिख सकते हैं, हेड ऑन थर्ड टॉस, मतलब थर्ड पोजीशन पे हेड कहाँ कहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है और यहाँ है। ठीक है, तो इवेंट E में कौन कौन से ऑप्शंस आ जाएंगे, H H H H T H T H H और T T H। ठीक है, ये इवेंट E हो जाएगा। उसी तरह देखते हैं इवेंट F क्या होगा। इवेंट F है हेड्स ऑन फर्स्ट टू टॉसेस, पहले दोनों में हेड हो, मतलब H H होना चाहिए। ऐसा H H यहाँ पे है, ऐसा H H यहाँ पे है और ऐसा H H कहीं नहीं है। ठीक है, तो F के अंदर ये दो ही आएंगे ऑप्शंस, H H H और H H T। ठीक है, तो हमने E और F इवेंट को सबसे पहले लिख लिया। ठीक है, अब देखो कितना आसान रहेगा सब कुछ लिखना। ठीक है ना, अब देखो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, हमने अभी अभी सीखा था प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन F क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ F। प्रोबेबिलिटी ऑफ F क्या होगा, यहाँ से देख के बता देंगे हम। F में दो ही एलिमेंट्स हैं, है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ F क्या हो जाएगा, F के फेवरेबल आउटकम्स 2 हैं और टोटल आउटकम्स कितने थे, 8 थे। तो यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ F तो 1/4 है, हमने निकाल लिया। अब बारी है प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F की। E इंटरसेक्शन F के लिए पहले देखना पड़ेगा E इंटरसेक्शन F वाला जो सेट होगा उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे। अब E और F को मैच करो, कॉमन में क्या क्या है, एक तो ये H H H कॉमन है, इसके अलावा और कुछ कॉमन नहीं है, राइट। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि जो E इंटरसेक्शन F है इसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा, H H H। ठीक है, अब आप मुझे बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F क्या हो जाएगा। E इंटरसेक्शन F का फेवरेबल एक ही है और टोटल 8 है, तो ये 1/8 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। ओके अब इस फॉर्मूले में वापस जाओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F हो जाएगा 1/8 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ F हो जाएगा 1/4, तो ये हो जाएगा 1/8 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 1/2 एंड दैट इज योर आंसर। ठीक है, बात समझ आई। ये क्वेश्चन पूरा आसान पता है क्यों हो गया, क्योंकि हमने सबसे पहले सैंपल स्पेस को लिख लिया। अगर आप सैंपल स्पेस को नहीं लिखोगे तो सारी कंफ्यूजन दिमाग में होती रहेगी। तो इसीलिए सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन में देखो एक्सपेरिमेंट क्या है, एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे उसके सैंपल स्पेस को लिख डालो। सैंपल स्पेस लिख लेने के बाद जो है ना कहीं पर भी गलती होने के चांसेस बिल्कुल 0 हो जाते हैं। तो चलो तैयार हो अगले सवाल के लिए, चलो देखें कि अगला सवाल क्या कहता है। एन इंस्ट्रक्टर हैज अ क्वेश्चन बैंक कंसिस्टिंग ऑफ 300 इजी ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस, 200 डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस, 500 इजी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड 400 डिफिकल्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मतलब भाई क्वेश्चन पेपर में तो हर वैरायटी के क्वेश्चन होते हैं ना भाई, एमसीक्यू है उसमें इजी डिफिकल्ट दोनों लेवल के हैं, ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है वो भी इजी डिफिकल्ट दोनों लेवल के हैं। ठीक है, okay, if a question is selected at random from the question bank, what is the probability that it will be an easy question given that it is a multiple choice question। मतलब एक कंडीशन है, कंडीशन क्या है कि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तुम्हें बताना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है वो एक इजी क्वेश्चन होगा। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ के पहले तो क्लूलेस हो जाते हैं कि इसको कैसे कहाँ से शुरू करें, है ना। तो अब देखो कहाँ से शुरू करना है। सबसे पहले तो ये देखो कि कौन कौन सी कैटेगरी है। इजी ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चंस, इसको कैपिटल ई से डिनोट कर दो। डिफिकल्ट ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन, इसको कैपिटल डी से डिनोट कर दो। ठीक है, अब इजी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इसको डिनोट कर दो स्मॉल ई से, और डिफिकल्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसको डिनोट कर दो स्मॉल डी से। ठीक है, अब देखो चीज़ें आसान हो जाएंगी। ठीक है, अब तुम्हें निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी एन ईजी क्वेश्चन। अब ईजी क्वेश्चन कौन कौन डिनोट कर रहा है, कैपिटल ई भी स्मॉल ई भी, राइट। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईजी क्वेश्चन गिवन दैट क्या है कि इट इज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ये कौन बता रहा है,
मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कहाँ कहाँ आ रहा है, देखो ये स्मॉल डी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के पास है और स्मॉल ई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के पास है। तो गिवन दैट इट इज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है, ये तुम्हें निकालना है। अगर यहां तक आप पहुंच गए ना, इसके बाद का सॉल्यूशन बहुत आसान है। दिस इज द मोस्ट क्रिटिकल पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ के ये समझ पाना कि आपको निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी में यही मेन चीज़ है। एक बार ये समझ में आ गया ना, तो उसके बाद आपने खुद देखा है प्रोबेबिलिटी में ज़्यादा फॉर्मूले वगैरह तो है नहीं, तो बाकी बाद में ना कैलकुलेशन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो बाकी बाद में चीज़ें आसान है। तो यहाँ तक सबको क्लियर हो गया, ठीक है। हमने क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी दैट इट इज इजी क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन कौन बता रहा है, कैपिटल ई स्मॉल ई, गिवन दैट इट इज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कौन कौन बता रहा है, स्मॉल डी और स्मॉल ई। क्लियर है, ठीक है। तो अभी देखो इसमें अगर हम फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या कहता है फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस ई इंटरसेक्शन स्मॉल ई प्लस स्मॉल डी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ स्मॉल ई प्लस स्मॉल डी, ठीक है, यही फॉर्मूला है। अब मुझे इनकी वैल्यूज चाहिए, है ना, तो इनकी वैल्यूज देखो अब कैसे निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले देखो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं, है ना, उसके बेसिस पे आप ये चीज़ें निकाल सकोगे। तो अगर मुझे लेट्स से निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ स्मॉल ई प्लस स्मॉल डी, तो ये क्या हो जाएगा, स्मॉल ई कितना है, स्मॉल ई इज 500, स्मॉल डी कितना है 400, तो ये हो जाएगा 400 प्लस 500। प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं, सबको टोटल कर दो, 300 प्लस 200 500 प्लस 500 1000 प्लस 400 1400। सो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इज 1400। मतलब इसके सैम्पल स्पेस को देखोगे तो सैम्पल स्पेस में टोटल 1400 क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 900 बाई 1400 विच इज़ 9/14। तो एक चीज़ तो हमने निकाल ली, ठीक है। अब इसी तरीके से सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि कैपिटल ई प्लस स्मॉल ई इंटरसेक्शन स्मॉल ई प्लस स्मॉल डी, इन दोनों में कॉमन क्या है, आप खुद सोचो। कैपिटल ई प्लस स्मॉल ई मतलब इजी ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चंस प्लस इजी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये एक तरफ है। दूसरी तरफ क्या है, इजी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और 400 डिफिकल्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, राइट। तो दोनों में कॉमन क्या हो गया, इन दोनों में कॉमन क्या है, स्मॉल ई, करेक्ट। दोनों में क्या कॉमन है, इसमें कैपिटल ई प्लस स्मॉल ई है, इसमें स्मॉल ई प्लस कैपिटल डी है, तो दोनों में कॉमन क्या है, स्मॉल ई। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्मॉल ई क्या हो जाएगा, 500 है, स्मॉल ई बोले तो 500, राइट। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल ई प्लस स्मॉल ई इंटरसेक्शन स्मॉल ई प्लस कैपिटल डी, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 500 डिवाइडेड बाई 1400 यानी कि 5/14, ठीक है, ये हो जाएगा। अब हम यहाँ पे वैल्यूज डालेंगे, तो न्यूमरेटर का वैल्यू हो जाएगा 5/14 और डिनोमिनेटर का वैल्यू हो जाएगा 9/14। सो दिस विल बी इक्वल टू 5/9 एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर, ठीक है। सबको समझ में आया। नाउ दिस इज वेरी वेरी क्रिटिकल, यहाँ पे समझना बहुत इंपॉर्टेंट था। इसकी वैल्यू हमने कैसे निकाली ये समझ में आ गया सबको। जो न्यूमरेटर वाला पार्ट था ये थोड़ा ट्रिकी था। न्यूमरेटर में था प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल ई प्लस स्मॉल ई इंटरसेक्शन स्मॉल ई प्लस कैपिटल ई, कैपिटल स्मॉल ई प्लस स्मॉल डी, मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन था, तो दोनों में कॉमन क्या था, स्मॉल ई, राइट। स्मॉल ई बोले तो इजी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और वो कितने थे 500, इसीलिए हमने 500 डिवाइडेड बाई 1400 किया। डिवाइडेड बाई 1400 क्यों किया, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का मतलब ही होता है फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स यहाँ पे क्या थे, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस विच इज 1400। तो बच्चों अब सीखेंगे हम मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। कैसे सीखेंगे, डेक ऑफ कार्ड से, राइट। तो यार ये तो हमारे बच्चों वाले सवाल हो गए कि यार अगर मेरे पास एक डेक ऑफ कार्ड्स है और अगर मैं इसको शफल करती रहूं, इसमें से अगर मैं रैंडमली एक कार्ड निकालूं तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये एक किंग होगा, राइट। तो ये तो हो गए बच्चों वाले सवाल। अब जो है थोड़े एडवांस लेवल पे चलते हैं। मैंने बोला कि यार हमारे पास एक डेक ऑफ कार्ड्स है और इसमें से अगर मैं 2 कार्ड्स निकालूं,
क्या प्रोबेबिलिटी है कि इसमें से एक किंग होगा और दूसरा क्वीन, राइट? तो ऐसी प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालेंगे? तो यहीं पर काम आता है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, क्योंकि यहां पर हम निकाल रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एफ, जहां पर ई एक इवेंट है मे बी किंग पाने का, एफ एक दूसरा इवेंट है मे बी क्वीन पाने का। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एफ हम कैसे निकालते हैं? तो निकालने के लिए हम हेल्प लेते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट का, बट एग्जैक्टली मल्टीप्लिकेशन थ्योरम कहती क्या है, चलो देखें। तो बच्चों, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी ये कहता है कि अगर हमारे पास दो इवेंट्स हैं ई और एफ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मल्टीप्लाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गिवन ई, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ। ये कहाँ से लिख दिया हमने? ये हमने कुछ भी नहीं किया, हमने जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का एक्सप्रेशन पढ़ा था ना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गिवन ई, इसको हम क्या लिखते थे? इसको हम लिखते थे प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, यही लिखते थे। अब इसी में देखो, अगर आप प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई को निकालोगे तो क्या आ जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गिवन ई, वही तो किया है हमने। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गिवन ई इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। बेसिकली इसको खाली क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है, उतना ही किया है हमने, और इससे हमारा बन गया मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। अब यही मान लो दो के बदले अगर तीन इवेंट्स हों तो वहाँ पर भी एक सिमिलर तरह का थ्योरम का एक रिलेशनशिप हमारे पास है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी, तीन इवेंट्स हैं इसीलिए तीन आ गए हैं, इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाई ई। यहाँ तक तो समझ में आ गया, वैसा ही चल रहा है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ जी गिवन ई इंटरसेक्शन एफ, ठीक है, समझ गए? एक एक्स्ट्रा टर्म आ गया, पहले था प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाई ई, अब यहाँ पर हमने एक एक्स्ट्रा जी का टर्म डाल दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी गिवन ई इंटरसेक्शन एफ, ठीक है। अब इसी को लिखने का दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गिवन ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ जी गिवन ई एफ। ई इंटरसेक्शन एफ को हम ई एफ भी लिखते हैं, राइट? ई इंटरसेक्शन एफ मतलब दोनों का जो कॉमन है, बेसिकली दैट कैन ऑल्सो बी रिटन एज ई एफ, ठीक है। तो इस तरीके से हम लिखते हैं। अभी देखो ये बहुत काम आने वाला है आगे, क्योंकि बहुत जगह पे, जैसे मैंने बताया था ना, किंग और क्वीन दोनों की दो कार्ड्स निकाला तो दो क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक किंग और एक क्वीन होगा, तो वैसे केसेस में हम इस मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का यूज़ करेंगे। हालांकि इसे अलग से याद रखने की कुछ खास ज़रूरत है नहीं, बिकॉज दिस इज एग्जैक्टली द सेम एज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का एक्सप्रेशन। तो चलो बच्चों, देखते हैं हम हमारा पहला सवाल मल्टीप्लिकेशन थ्योरम के ऊपर बेस्ड। 3 cards are drawn successively without replacement from a pack of 52 well shuffled cards, ठीक है। वेल शफल्ड कार्ड्स मतलब ताश के पत्तों को फेंटा जाता है, राइट, सो दैट यू नो दे आर ऑल रैंडम, ठीक है। तो अब मैंने पहले ही बताया था कि एक ताश की जो गड्डी होती है उसमें कितने कार्ड्स होते हैं? टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। तुम्हें ये बताना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट 2 कार्ड्स आर किंग्स एंड द थर्ड कार्ड ड्रॉन इज एन एस, राइट। यानी कि तुम्हें क्या बताना है? प्रोबेबिलिटी कि जो पहला कार्ड होगा वो किंग होगा, जो दूसरा कार्ड होगा वो भी किंग होगा, और जो तीसरा कार्ड होगा वो एस होगा, राइट। इंटरसेक्शन क्यों डाला? क्योंकि ये तीनों चीज़ें होनी चाहिए, और नहीं है कि या पहला वाला किंग हो या दूसरा वाला किंग हो, नॉट लाइक दैट। पहला किंग होना चाहिए, दूसरा भी किंग होना चाहिए, और तीसरा एस होना चाहिए। कार्ड्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ये जान लेंगे कि कार्ड्स में होते क्या हैं, ठीक है। तो जब भी आप, अगर आपके घर में कार्ड्स हैं तो अभी आप लेके आओ, जैसे मैं ये क्वेश्चन समझा रही हूँ आप भी लेके आओ और देख लो क्या क्या होते हैं कार्ड्स में। और अगर आपने ताश ऑलरेडी खेल रखा है तो यू आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ इट, ठीक है ना। तो कार्ड्स में आप देखोगे ये 4 तरह के कार्ड्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये जो रेड वाले आप देख रहे हो, रेड वाले एक डायमंड और हार्ट, इनके शेप से आपको पता चल रहा है। और जो ब्लैक वाले हैं इसमें एक होता है क्लब और एक होता है स्पेड, ये दोनों शेप्स के, ठीक है। तो ये 4 तरह के कार्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। कितने कितने होते हैं ये एक एक कार्ड 13 पीसेस होते हैं। 13 पीसेस, क्या क्या 13 पीसेस? 13 पीसेस में क्या क्या होता है? 1 होता नहीं है इसमें, 1 के बदले में एस होता है, इक्का जिसे हम कहते हैं, राइट। और हर इन चारों कैटेगरी में एक एक होगा। देखो 13 डायमंड, 13 हार्ट, 13 क्लब, 13 स्पेड, ठीक है।
अब 13 डायमंड में क्या क्या होगा, नंबर कार्ड्स होंगे फ्रॉम 2 to 10, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके अलावा 1 के बदले में होगा एस। इसके अलावा फेस कार्ड्स होंगे 3, किंग, क्वीन और जेड, ठीक है। एंड सिमिलरली फॉर ऑल दीज 4 कैटेगरीज, ठीक है। तो 13 इंटू 4 52 हो गया टोटल कार्ड्स, ठीक है। तो अभी अभी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से हमने जो सीखा है उसके हिसाब से हम लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज प्रोबेबिलिटी ऑफ K1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ K2 गिवन K1, ठीक है। 3 इवेंट्स हैं, राइट, EFG, तो वही वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं हम लोग, ठीक है, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 गिवन K1 इंटरसेक्शन K2, ठीक है। ये मेरा फॉर्मूला है, ओके। चलो अब इनकी वैल्यूज निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ K1, क्या पॉसिबिलिटी है जो पहला कार्ड में निकालूंगी वो किंग होगा। किंग कितने कार्ड्स होते हैं, अभी अभी मैंने बताया, एक डायमंड का किंग, एक हार्ट का किंग, एक क्लब का किंग, एक स्पेड का किंग। तो यानी कि टोटल 4 किंग्स होंगे और टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 52 हैं। तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द फर्स्ट कार्ड एज किंग, ओके। उसके बाद है प्रोबेबिलिटी ऑफ K2 गिवन K1, ठीक है, मतलब कि पहला कार्ड जो है वो हमने किंग निकाल लिया एंड इट इज नॉट रिप्लेस्ड, यहाँ पे लिखा हुआ था ना विदाउट रिप्लेसमेंट, तो यानी कि मैंने पहला कार्ड निकाल लिया है। तो अब टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हो गए हैं, 51 हो गए हैं, ठीक है। अब तुम्हें बताना है कि बताओ कि अब जो कार्ड तुम निकालोगे वो किंग होगा। तो अब कितने कार्ड्स तुम्हारे पास बच गए हैं, क्योंकि तुमने एक किंग तो ऑलरेडी निकाल लिया है, राइट। तो अब तुम्हारे पास कितने किंग बचे हैं, 3। तो यानी कि तुम्हारे फेवरेबल आउटकम्स अब 3 है। तुम्हें किंग चाहिए, राइट। सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय नंबर ऑफ टोटल, तो टोटल कार्ड्स अब कितने हैं, 51। किंग कितने हैं, अभी 3 है, क्योंकि एक किंग तो तुम निकाल चुके हो, है ना, ठीक है, ये हो गया। अब मल्टीप्लाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ A3, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस गिवन दैट K1 इंटरसेक्शन K2, मतलब गिवन दैट ये 2 कार्ड्स तुम निकाल चुके हो। क्योंकि तुम ये 2 कार्ड्स निकाल चुके हो तो तुम्हारे पास अभी टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हो गए हैं, 50। अब एस के निकलने की पॉसिबिलिटी कितनी है, एस के कितने कार्ड्स हैं, 4 कार्ड्स हैं, इन चारों कैटेगरी में एक एक एस का कार्ड है, तो इनटू, तो इसे जब कैलकुलेट करोगे सो दिस विल बी 2 डिवाइडेड बाई 5525 एंड दैट इज योर आंसर। तो देखो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम वाले क्वेश्चंस आसान है कि नहीं, ज़्यादा लंबे नहीं है, जस्ट दैट थोड़ा सा लॉजिक लगाना है ना। तो चलो देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। तो सवाल कहता है कि अ बॉक्स ऑफ ऑरेंजेस इज इंस्पेक्टेड बाय एग्जामिनिंग 3 रैंडमली सिलेक्टेड ऑरेंजेस ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट। मतलब ये जो ऑरेंज का जो कार्टून है ना, ये कैसा है, कार्टून में अच्छे ऑरेंजेस हैं या नहीं। अब एक एक ऑरेंज को निकाल के चेक करना पॉसिबल नहीं है, तो क्या किया जाता है, रैंडमली 3 ऑरेंजेस निकाले जाते हैं और देखा जाता है कि वो अच्छे हैं कि नहीं, ठीक है। इफ ऑल द 3 ऑरेंजेस आर गुड द बॉक्स इज अप्रूव्ड फॉर सेल, अदरवाइज इट इज रिजेक्टेड। अगर ये जो 3 ऑरेंज हमने निकाले अगर तीनों अच्छे हैं तो ये बॉक्स अप्रूव हो जाता है, और अगर इसमें से एक भी खराब निकल गया तो ये बॉक्स रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो आप समझ रहे हो क्या हो रहा है, बॉक्स में बहुत सारे ऑरेंजेस हैं, मैंने एक निकाला, ठीक निकला, बहुत अच्छा, दूसरा निकाला, ठीक निकला, बहुत अच्छा, तीसरा निकाला, ठीक निकला, बहुत अच्छा, तो बॉक्स अप्रूव हो गया। अब देखो जो भी 3 ऑरेंजेस मैं निकाल रही हूँ इनको मैं वापस नहीं डाल रही हूँ, तीनों को हमने विदाउट रिप्लेसमेंट एक के बाद एक निकाला है, ठीक है, ओके। Find the probability that a box containing 15 oranges, out of which 12 are good and 3 are bad, will be approved for sale. अब मान लो मैंने तुम्हें एक ऐसा बॉक्स दिया जिसमें 15 ऑरेंजेस है, जिसमें से 12 अच्छे हैं और 3 खराब है। अब तुम मुझे बताओ कि ये अप्रूव होगा कि नहीं होगा। अप्रूव होगा कि नहीं होगा नहीं बताना है, तुम्हें बताना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये बॉक्स अप्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि मुझे यहाँ पे निकालनी है प्रोबेबिलिटी, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो तीनों अप्रूव होने का कंडीशन क्या है कि जो 3 ऑरेंज तुम निकालोगे वो तीनों गुड ऑरेंज होने चाहिए। यानी कि जो तुम पहला ऑरेंज निकालोगे वो गुड होना चाहिए, जो दूसरा ऑरेंज निकालोगे वो भी गुड होना चाहिए, जो तीसरा ऑरेंज निकालोगे वो भी गुड होना चाहिए। इसी की प्रोबेबिलिटी तुम्हें निकालनी है, क्योंकि अगर ये तीनों गुड हुए तो तुम्हारा बॉक्स बेसिकली अप्रूव हो जाएगा। तो दिस इज बेसिकली द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉक्स विल गेट अप्रूव्ड, ठीक है। तो इसको देखो फॉर्मूला सीखा था हमने, उसके हिसाब से हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ G1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ G2 गिवन G1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ G3 गिवन
G1 इंटरसेक्शन G2, ठीक है। तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ G1, क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो पहला ऑरेंज निकलेगा वो अच्छा होगा। कितने अच्छे ऑरेंजेस हैं इसमें, 12 अच्छे हैं, सो 12 फेवरेबल आउटकम्स बाई टोटल ऑरेंजेस कितने हैं 15, सो 12/15। क्या प्रोबेबिलिटी है कि अब जो तुम दूसरा ऑरेंज निकालोगे वो अच्छा होगा, गिवन दैट पहला ऑरेंज अच्छा था। तो पहला ऑरेंज तो निकल चुका है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस अब हो गए हैं 14, ठीक है। और इसमें से अच्छे ऑरेंज कितने हैं, 12 अच्छे ऑरेंजेस थे, इसमें से एक तो निकल चुका है, यानी कि अब कितने अच्छे ऑरेंजेस हैं 11, ठीक है। अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि तीसरा ऑरेंज भी अच्छा होगा। अब जब तक तुम तीसरा ऑरेंज निकालने जा रहे हो तुम्हारे टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस बच्चों 13 हो गए हैं, राइट। और अब गुड ऑरेंजेस कितने हैं, पहले 12 थे, उसमें से 2 तो तुमने निकाल लिए हैं, तो अभी कितने बचे हैं 10। तो इसे जब कैलकुलेट करोगे तो इट विल कम आउट टू बी 44/91। तो ये प्रोबेबिलिटी है कि ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स में से जो तीनों ऑरेंज तुम निकालोगे वो तीनों ऑरेंज अच्छे होंगे एंड द बॉक्स विल गेट अप्रूव्ड फॉर सेल। तो आप पहुंचे हैं हम अगले टॉपिक पर, विच इज इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट मतलब आजाद, कोई किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, किसी का किसी पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है। तो अगर हमारे पास दो ऐसे इवेंट्स हों सच दैट एक इवेंट के होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो दूसरे इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी पे बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं है, तो ऐसे दो इवेंट्स को हम कहते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ठीक है। जैसे मान लो अगर आपके स्कूल में यूनिट टेस्ट होते हैं ना, फाइनल एग्जाम से पहले बीच बीच में स्कूल में यूनिट टेस्ट होते रहते हैं जिसके मार्क्स आपके फाइनल एग्जाम में जुड़ते हैं, राइट, ऐसे वाले टेस्ट होते हैं, राइट। तो अब यार साइंस के फाइनल एग्जाम में आपको कितने नंबर आएंगे वो किस पे डिपेंडेंट है, वो साइंस के यूनिट टेस्ट के मार्क्स पे डिपेंडेंट है, लेकिन एसएसटी के यूनिट टेस्ट के मार्क्स पे डिपेंडेंट नहीं है, राइट। तो यानी कि कुछ इवेंट्स जो होते हैं वो कुछ दूसरे इवेंट्स पर डिपेंडेंट होते हैं बट कई इवेंट्स पर डिपेंडेंट नहीं होते। तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं ऐसे ही इंडिपेंडेंट इवेंट्स के बारे में। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर मेरे पास दो गिवन इवेंट्स हैं तो मुझे पता कैसे चलेगा कि ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। गुड क्वेश्चन, राइट। चलो देखें। तो आप देखें कौन से सिचुएशन में हम कहते हैं कि दो गिवन इवेंट्स इंडिपेंडेंट है। सबसे पहले ये समझो कि अगर हम कह रहे हैं कि दो इवेंट्स ई और एफ इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब है व्हाट वी आर ट्राइंग टू से इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गिवन ई इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ को ई से कोई मतलब नहीं है, कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है उसको कि भाई ई इवेंट अकर कर चुका है, कोई बात नहीं, ई का कंडीशन तुमने मेरे पे डाला बट मुझे ई से मतलब ही नहीं है, आई एम इंडिपेंडेंट ऑफ ई। तो इसीलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गिवन ई विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बिकॉज एफ इज इंडिपेंडेंट, वो आज़ाद है। Similarly, probability of E given F is equal to P of E. इसका मतलब E भी आज़ाद है, E को फर्क नहीं पड़ता है कि तुमने F ऑलरेडी अकर हो चुका है ऐसा बोल के कुछ कंडीशन डालने की कोशिश कर रहे हो, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इस बात को दिमाग में एकदम क्रिस्टल क्लियर समझ लो, ठीक है। अब देखो हमने मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में क्या सीखा था, हमने सीखा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन F, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, ये क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ, ठीक है। अभी अभी हमने क्या सीखा कि यार प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गिवन ई जो है ना, दिस विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अगर ई और एफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, और यही है हमारा कंडीशन फॉर टू इवेंट्स टू बिकम इंडिपेंडेंट। अगर दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट है तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई जरूर करेंगे, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ठीक है। अब ठीक इसी तरीके से अगर इसको हम तीन इवेंट्स के लिए एक्सटेंड करें, अगर हमारे पास तीन इवेंट्स है ए बी सी, तो ये म्यूचुअली इंडिपेंडेंट है, ऐसा हम कब कहेंगे, जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। तो अब चलो कुछ सवाल करके देखेंगे तो कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। तो चलो इंडिपेंडेंट इवेंट्स के कॉन्सेप्ट पे एक सुपर डुपर सिंपल सवाल देखते हैं। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज गिवन एज 3/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ B is given as 1/5, find
probability of A intersection B if A and B are independent events। बस यहीं पे खेल खत्म हो गया। A और B independent events हैं, इसका मतलब है probability of A intersection B will be equal to probability of A into probability of B। probability of A दिया हुआ है 3/5, probability of B दिया हुआ है 1/5, तो यानी कि 3/25 ये हो जाएगा probability of A intersection B। सिंपल। तो बच्चों इंडिपेंडेंट इवेंट्स तो समझ में आ गया होगा, बहुत बढ़िया। लेकिन कई बार दिमाग में डाउट आ जाता है कि यार इंडिपेंडेंट इवेंट्स और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ये दोनों में क्या फ़र्क है? क्या ये दोनों सिमिलर हैं? बिल्कुल नहीं है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का मतलब होता है कि अगर एक इवेंट हो रहा है तो दूसरा इवेंट नहीं हो सकता है, राइट? दे आर एक्सक्लूडेड, दोनों साथ में हो ही नहीं सकते हैं। लेकिन इंडिपेंडेंट इवेंट का मतलब है कि एक इवेंट के होने से दूसरे इवेंट के होने पे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक इवेंट के आउटकम से दूसरे इवेंट के आउटकम को कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट इज इंडिपेंडेंट इवेंट्स। एक एग्जांपल लेते हैं। लेट अस सपोज कि आपके पास एक कॉइन है। जब आप उस कॉइन को टॉस करते हो, राइट, तो पॉसिबिलिटी है कि हेड आए, पॉसिबिलिटी है कि टेल आए। अब वो इवेंट जो ये कहता है कि हेड आए और वो इवेंट जो ये कहता है कि टेल आए, ये दोनों इवेंट्स कैसे इवेंट्स हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, राइट? दोनों कभी भी साथ में नहीं हो सकते हैं, राइट? लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं एक ऐसा एक्सपेरिमेंट लूँ कि मेरे पास दो कॉइन्स हैं, अब दोनों कॉइन को मैं टॉस कर रही हूँ, राइट? तो एक कॉइन के टॉस का दूसरे कॉइन के टॉस से कोई कनेक्शन है क्या? कोई डिपेंडेंसी है क्या? बिल्कुल नहीं है। इसको ये अपने हिसाब से टॉस होके अपना आउटकम देगा, ये अपने हिसाब से टॉस होके अपना आउटकम देगा। अब इस कॉइन में हेड आए या टेल, उससे इसके हेड या टेल आने को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, ठीक है? तो क्या आपने एक चीज़ यहाँ पर गौर की, जब हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स की बात करते हैं तो हम एक ही एक्सपेरिमेंट के अंदर, एक ही सैंपल स्पेस के अंदर बात कर रहे थे, राइट? नोटिस किया, जब हमने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट की बात करी तो हमने एक ही कॉइन को टॉस करने की बात की। मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट वन एक्सपेरिमेंट। एक ही सैंपल स्पेस के अंदर हमने बोला हेड आने की जो इवेंट है और टेल आने की जो इवेंट है, हालांकि ये हेड और टेल दोनों सेम सैंपल स्पेस का पार्ट है, ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ठीक है? लेकिन जब हम इंडिपेंडेंट इवेंट्स की बात कर रहे थे तो हम किसकी बात कर रहे थे? हम दो डिफरेंट इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे थे। इधर एक कॉइन टॉस हो रहा है, इधर एक कॉइन टॉस हो रहा है। ये दो इवेंट्स क्या हैं? ये दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, ठीक है? तो आई गेस म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और इंडिपेंडेंट इवेंट्स, इनके बीच में कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। तो बच्चों इंडिपेंडेंट इवेंट्स के कॉन्सेप्ट पर देखते हैं एक और एग्जाम्पल। क्वेश्चन कह रहा है अ डाई इज थ्रोन, ठीक है? हमने डाई को थ्रो किया। इफ ई इज द इवेंट द नंबर अपीयरिंग इज अ मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है? मतलब ई जो इवेंट है, ये इवेंट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे? जो ऐसे नंबर्स जो 3 के मल्टीपल हैं, जैसे कि 3, जैसे कि 6, 9 तो नहीं आ पाएगा भाई, क्योंकि डाई में 1 to 6 ही नंबर्स आते हैं, ओके। उसी तरह एफ इज एन इवेंट विच शोज द नंबर अपीयरिंग इज इवन। मतलब एफ जो इवेंट है इसके अंदर कौन कौन से नंबर्स आएंगे? इवन नंबर्स, जैसे कि 2, 4, 6, मतलब 1 to 6 के बीच में यही तो है इवन नंबर्स, ठीक है? फाइंड वेदर ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट। तुम्हें बताना है कि ई और एफ ये दोनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं या नहीं है। कैसे बताओगे? मैंने अभी अभी कंडीशन बताया था, राइट? क्या कंडीशन होती है इंडिपेंडेंट होने के लिए? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, अगर दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाता है, इसका मतलब ये दोनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं। तो चलो देखें। अब इन दोनों को देखते हुए हम लिख सकते हैं ई इंटरसेक्शन एफ, इसमें कौन से एलिमेंट्स आएंगे? दोनों में कॉमन क्या है? सिर्फ 6 कॉमन है, ठीक है? तो हमने लिख लिया। अब देखो यहाँ पे हमने ये सारे इवेंट्स को तो लिख डाला है, अब इनकी प्रोबेबिलिटीज लिख के देखते हैं। अब ये बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना हो जाएगा? ई इंटरसेक्शन एफ के हिसाब से फेवरेबल आउटकम एक ही है, दैट इज 6। टोटल आउटकम्स एक कॉइन, एक डाई को थ्रो करने पे कितने हैं? 6, तो 1/6, ठीक है? अब उसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई कितना हो जाएगा? इवेंट ई में 2 आउटकम्स पॉसिबल हैं, तो 2 फेवरेबल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स इज 6। उसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ कितना हो जाएगा? एफ में 1, 2, 3 फेवरेबल आउटकम्स पॉसिबल हैं और टोटल आउटकम्स इज 6,
ठीक है, तो चलो अब देखते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ निकल गया है 1/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई है 2/6 और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ है 3/6, 3 इंटू 2 6, ठीक है। तो दोनों तरफ क्या आ गया है 1/6 1/6। इसका मतलब ये कंडीशन मेरा सेटिस्फाई हो गया है। इसका मतलब ये जो ई और एफ है, ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। चलो देखें एग्जाम्पल नंबर 2। ये सवाल कहता है 3 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली। एक साथ में हमने 3 कॉइन को टॉस किया, ठीक है। तो हमारा सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, ये हमारा कॉइन नंबर 1, कॉइन नंबर 2, कॉइन नंबर 3, ठीक है। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो हमारा जो सैंपल स्पेस होगा वो कैसा हो जाएगा। एक पॉसिबिलिटी है कि पहले वाले में हेड है, ठीक है, अभी हेड को फिक्स रखेंगे पहले वाले में, दूसरे वाले में भी हेड है, तीसरे वाले में भी हेड आया, पहले वाले में हेड है, दूसरे वाले में हेड, तीसरे वाले में टेल, पहले वाले में अभी भी हेड ही है, दूसरे वाले में टेल, तीसरे वाले में हेड, पहले वाले में अभी भी हेड है लेकिन बाकी दोनों में टेल। अब पहले वाले को टेल कर देते हैं, मान लो बाकी दोनों में हेड है, बेसिकली ये सेम चीज़ रिपीट करेंगे। पहले वाले में टेल, अगले वाले में हेड, फिर टेल, पहले वाले में टेल, अगले वाले में टेल, फिर हेड, और लास्ट ऑप्शन की तीनों में टेल। ये हो जाएगा हमारा सैंपल स्पेस इस रैंडम एक्सपेरिमेंट का, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है कंसिडर द इवेंट ई 3 हेड्स और 3 टेल्स, यानी कि इवेंट ई में हम वैसे वालों को डालेंगे जिसमें या तो तीनों हेड्स हैं या फिर तीनों टेल्स हैं। तो ऐसे तो 2 ही हैं, तो हेड हेड हेड, टेल टेल टेल, ये आ जाएगा इवेंट ई में। अब बात करते हैं इवेंट एफ की। इवेंट एफ क्या है, एटलीस्ट 2 हेड्स, कम से कम 2 हेड होना चाहिए, जैसे कि ये वाला, जैसे कि ये वाला, पहला वाला भी, पहला वाला में 3 है, इसमें बोला है कम से कम 2 होने चाहिए, तो 3 भी हो सकता है ना, या फिर ये वाला, या फिर बस दैट्स इट, ये 4 आ जाएंगे इसमें। तो एफ के अंदर क्या क्या आ जाएंगे, एच एच एच, एच एच टी, एच टी एच और टी एच एच, ठीक है। और तीसरा इवेंट है जी। जी के अंदर क्या आएगा, एट मोस्ट 2 हेड्स, एट द मैक्स 2 हेड्स, मतलब 2 हेड से ज़्यादा आना नहीं अलाउड है, ठीक है। तो इसका मतलब है हेड अगर नहीं है तो भी चलेगा बट 3 हेड नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब ये ऊपर वाले को छोड़ करके बाकी सारे इसमें आ जाएंगे, ठीक है। तो लिख डालो, ये आ जाएगा एच एच टी, एच टी एच, ठीक है। तो ये मेरे 3 गिवन इवेंट्स हैं, ओके। अब मुझे क्या बताना है, ऑफ द पेयर्स ई एफ, ई जी, एफ जी, विच आर इंडिपेंडेंट एंड विच आर डिपेंडेंट। तो तुम्हें बताना है कि क्या ई और एफ इंडिपेंडेंट है, क्या एफ और जी इंडिपेंडेंट है, क्या ई और जी इंडिपेंडेंट है, यही बताना है, ठीक है। तो बताने के लिए सबसे पहले हम लोग एक काम करके रखते हैं, इससे थोड़ी आसानी रहेगी। अब देखो ई हमने निकाल लिया है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई क्या हो जाएगा, ई में कितने आउटकम्स हैं 2, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स सैंपल स्पेस में कितने हैं 8, तो 2/8 हो जाएगा। यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ कितना हो जाएगा, एफ में 1 2 3 4 आउटकम्स हैं और टोटल आउटकम्स 8 हैं। उसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ जी क्या हो जाएगा, यहाँ पे 7 है और टोटल है 8। तो इन तीनों की प्रोबेबिलिटी मैंने यहाँ पे लिख ली है। अब बच्चों हमें क्या पता है, किसी भी 2 इवेंट को इंडिपेंडेंट होने के लिए ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई करना होता है कि P ऑफ E इंटरसेक्शन F शुड बी इक्वल टू P ऑफ E इंटू P ऑफ F। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर गया इसका मतलब वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए ये हमारा कंडीशन है, ठीक है। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं EF इवेंट की, ठीक है। सबसे पहले इसकी बात करेंगे। अब EF इवेंट में निकालो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F और इधर निकालो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F। प्रोबेबिलिटी ऑफ E तो निकाल रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ F भी निकाल रखा है, तो ये हो जाएगा 2/8 इंटू 4/8, 4 2 8 होता है, तो ये सब कैंसिल हो गए, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F, अब E इंटरसेक्शन F इन दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में देखो सिर्फ यही कॉमन है ना। तो यानी कि E इंटरसेक्शन F को अगर हम अलग से लिखें तो इसके अंदर एक ही एलिमेंट आएगा, दैट इज H H H।
तो यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो जाएगा, ये 1 है और टोटल सैंपल स्पेस में थे 8, तो लेफ्ट हैंड साइड में भी 8 है और राइट हैंड साइड में भी 8 है, करेक्ट। तो यानी कि ये दोनों इक्वल है, यानी कि ये ई एफ जो है ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, ये लोग इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग ई जी के बारे में, ठीक है। ई जी इंडिपेंडेंट है या नहीं ये बताने के लिए हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन जी और दूसरी तरफ निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ जी। अगर दोनों बराबर हो गए तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई है 2/8, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी है 7/8, तो ये हो गया 2/8, ये हो गया 7/8, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आ गई 7/32। अब ई इंटरसेक्शन जी, ई और जी में कॉमन क्या है, ई और जी में सिर्फ टी 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 ये एक लौता कॉमन है, राइट। तो यानी कि ई इंटरसेक्शन जी जो है इसमें भी सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा, दैट इज टी टी टी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन जी क्या हो जाएगा, 1/8। अब इधर 1/8 है और इधर 7/32 है, यानी कि ये दोनों बराबर नहीं है। इसका मतलब ये जो ई जी है ये दे आर नॉट इंडिपेंडेंट, तो ये इंडिपेंडेंट नहीं है। अब क्या इसी तरह से आप खुद से निकाल लोगे कि एफ और जी इंडिपेंडेंट है या नहीं, आई एम श्योर आप निकाल ही लोगे। तो चलो फटाफट से निकाल लो और मुझे कमेंट्स में लिख के बताओ कि क्या एफ और जी इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं या नहीं है। तो बच्चों यहाँ पर हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट की बात करेंगे जिसे हम कहते हैं पार्टीशन ऑफ अ सैंपल स्पेस। मतलब यूँ समझ लो कि सैंपल स्पेस के अंदर पार्टीशंस डाल दिए हमने। हाँ, इसको समझेंगे एक एग्जाम्पल से। लेट अस सपोज एक घर है, ठीक है, एक पूरा घर है। उस घर के अंदर हमने क्या किया है, हमने पार्टीशंस खड़े कर दिए, हमने वॉल्स खड़े कर दिए और हमने एक बेडरूम निकाला, एक लिविंग रूम निकाला, एक स्टडी रूम निकाला, एक किचन निकाला, एक बाथरूम निकाला। ऐसे करके हमने अलग अलग रूम्स में उसको डिवाइड कर दिए। कैसे डिवाइड किए, विद द हेल्प ऑफ पार्टीशंस, राइट। ठीक उसी तरीके से अगर हमारे पास एक सैंपल स्पेस है, उस सैंपल स्पेस के अंदर लेट अस सपोज अलग अलग इवेंट्स हैं, E1, E2, E3, E4 अप टू En, और ये सारे क्या है, इन सब को हम कहते हैं पार्टीशन ऑफ द सैंपल स्पेस, ठीक है। मतलब समझ लो कि ये E1, E2, E3 ये जो इवेंट्स हैं ना, दे आर जस्ट लाइक योर लिविंग रूम, बेडरूम, किचन, स्टडी रूम एक्सेट्रा, ठीक है। लेकिन इन्हें हम पार्टीशन तो कहते हैं, बट इन्हें हम पार्टीशन तभी कहते हैं जब ये 3 कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। पहला कंडीशन, ये जो इवेंट्स होते हैं ये म्यूचुअली क्या होते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं। यस, अब आप खुद सोचो, घर वाला एग्जाम्पल सोचो। कोई भी जो 2 रूम है, लेट्स से जो लिविंग रूम है और जो किचन है, ये दोनों अलग है, एज्यूमिंग कि भाई हॉल कम किचन नहीं है, मतलब वी आर एज्यूमिंग कि ये सारे अलग अलग रूम्स हैं, ठीक है। तो जो लिविंग रूम है और जो किचन वाला रूम है ये दोनों 2 अलग रूम है। तो यानी कि ज़मीन का कोई भी ऐसा जगह नहीं होगा जो किचन का भी है और लिविंग रूम का भी है, राइट, बिकॉज दे आर 2 डिफरेंट रूम्स, करेक्ट। तो यानी कि ये क्या है, कोई भी 2 रूम के बीच में कोई कॉमन जगह नहीं है, यानी कि ये सारे इवेंट्स क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, या फिर इसे डिसजॉइंट भी कह सकते हो, ठीक है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, अगर इन सारे कमरों को साथ में जोड़ दो तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, पूरा घर मिल जाएगा, करेक्ट। तो यानी कि इन सारे इवेंट्स को अगर मैं यूनाइट कर दूं, E1 यूनियन E2 यूनियन E3 अप टू यूनियन En अगर मैं करूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, वापस पूरा सैंपल स्पेस, क्योंकि ये सारे जो है सैंपल स्पेस में से ही बट के बने हैं, तो मुझे पूरा सैंपल स्पेस मिल जाएगा। तो इस तरह के सेट ऑफ इवेंट्स को क्या कहते हैं, पढ़ाया था मैंने इसी वीडियो में, बताओ बताओ बताओ। एब्सोल्युटली करेक्ट, एग्जॉस्टिव इवेंट्स। एग्जॉस्टिव इवेंट्स इन्हें तो कहते हैं कि मतलब अगर ये इवेंट, अगर ये एक्सपेरिमेंट अकर होगा तो भाई इनमें से कोई ना कोई तो अकर होना ही है ना। तो यहाँ भी सिचुएशन कुछ ऐसा ही है। ये E1, E2, E3, E4 अप टू En ये सारे के सारे इवेंट्स किसका पार्ट है, सैंपल स्पेस का पार्ट है। मतलब जब भी तुम एक्सपेरिमेंट करोगे तो सैंपल स्पेस में उसके सारे पॉसिबल आउटकम्स है, तो कोई ना कोई आउटकम तो आएगा ही। कोई भी आउटकम आए वो इनमें से किसी ना किसी इवेंट का पार्ट होगा। तो ये एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं, ठीक है। तीसरा कंडीशन, प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इज ग्रेटर दैन 0, मतलब इनमें से किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 से ज़्यादा है। क्वाइट ऑब्वियस है यार, अगर मैं कह रही हूँ कि एक स्टडी रूम है
इसका मतलब वो रूम है, राइट, दैट इज नॉट जीरो, जीरो होता तो वो रूम होता ही नहीं, अगर वो रूम है इसका मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है। तो ये तीन कंडीशंस जब ये सारे इवेंट सेटिस्फाई करते हैं एक सैंपल स्पेस के अंदर, तो हम कहते हैं कि ये इवेंट्स जो हैं दे आर पार्टीशन ऑफ द सैंपल स्पेस। तो चलो बच्चों अब हम देखते हैं थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी को मैथमेटिकली, ठीक है। तो जब आप अपनी टेक्स्ट बुक में इसको पढ़ते हो तो कुछ आपको ऐसा सा देखने को मिलता है कि भाई मान लो E1, E2, E3, E4 अप टू En जो है ये पार्टीशन है ऑफ अ सैंपल स्पेस S। बोलने का मतलब ये होता है कि लेट अस सपोज आपका ये एक सैंपल स्पेस है S और इसको आपने इस तरीके से E1, E2, E3, E4, E5 ऐसे करते करते En ऐसे इवेंट्स में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया था एक घर को आपने अलग अलग कमरों में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। एंड सपोज दैट ईच ऑफ दीज इवेंट्स हैव नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच ऑफ दीज इवेंट्स इज ग्रेटर देन जीरो। लेट ए बी एनी इवेंट एसोसिएटेड विथ एस। अब लेट अस सपोज कोई एक इवेंट ए है, लेट अस इसके अंदर कोई इवेंट ए है, ठीक है। तो अब उस इवेंट ए के लिए हम कह सकते हैं थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी ये कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन A3 एंड सो ऑन। यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को हम क्या लिख सकते हैं, समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ EJ इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन EJ, ठीक है। जब आप इस फॉर्मूले को देखते हो तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लगता है, करेक्ट। अब लगना ही चाहिए, इतना लंबा सा फॉर्मूला है। इसको इजी तरीके से याद रखने के लिए ऐसे सोचो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना था, अब आप क्या कर रहे हो, ए की प्रोबेबिलिटी कैसे निकाल रहे हो, एक बार E1 फिर E2 फिर E3 फिर E4 ऐसे सारे टर्म्स आप ले रहे हो, ठीक है। कैसे ले रहे हो, इस लॉजिक को समझने के लिए पहले समझो कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से। एक बार वो समझ जाओगे तो ये फॉर्मूला बड़ी आसानी से याद रहेगा, ठीक है। अभी देखो मैंने बोला था यहाँ पर एक इवेंट ए है, ठीक है। इस इवेंट ए को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर चूंकि ये इवेंट ए जो है ये सैंपल स्पेस के अंदर कहीं है तो हम इसे लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन एस, क्योंकि ए और इस सैंपल स्पेस का जो इंटरसेक्शन होगा वो क्या होगा, ए ही तो होगा, क्योंकि ए सैंपल स्पेस के अंदर है ना। तो इसे हम लिख सकते हैं ऐसे। अब देखो सैंपल स्पेस को हम क्या लिख सकते हैं, सैंपल स्पेस जो है इसको तो हमने E1, E2, E3 ऐसे बांट दिया है इनमें, तो हम सैंपल स्पेस को लिख सकते हैं E1 यूनियन E2 यूनियन E3 एंड सो ऑन अप टू En। अब इसे अगर हम थोड़ा सा तोड़ दें तो इसे हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन E1 यूनियन ए इंटरसेक्शन E2 यूनियन ए इंटरसेक्शन E3 एंड सो ऑन, ठीक है। और ये हम किसे लिख सकते हैं, हम ए को ही ऐसे लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब अगर मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालनी हो तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन En, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, ओके। अब ए इंटरसेक्शन A1 को हम कैसे लिख सकते हैं बताओ, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ने हमें पढ़ा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E1, ऐसे ही तो लिख सकते हैं हम, है ना। उसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E2 को कैसे लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E2, ऐसे लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आता है ये फॉर्मूला। अब समझ आया कहाँ से आया ये कॉम्प्लिकेटेड सा दिखने वाला फॉर्मूला, ओके। अब ये समझो कि इसको याद कैसे रखोगे, तुम्हें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालनी है, इसीलिए देखो सारे फॉर्मूले में क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ पहले E1 किया, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E1, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E2, है ना। मतलब एक बार E1 लिया, एक बार E2 लिया, एक बार E3 लिया एंड सो ऑन, और हर जगह ऐसे लिया कि ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है ना ये यहाँ पे रहेगा, गिवन जो वाला इवेंट रहेगा उसके साथ उसी इवेंट के प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई किया। जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E1 है तो मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, इसी तरीके से सारे टर्म्स होंगे। एंड दिस इज द थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। जब हम कुछ सवाल करेंगे तो ये और ज़्यादा ईजी लगेगा।
तो चलो बच्चों अब देखते हैं हम एक सवाल बेस्ड ऑन द थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। अ पर्सन हैज टेकन अ कंस्ट्रक्शन जॉब। ये बंदा जो यहाँ पे खड़ा है ना, इसने एक कंस्ट्रक्शन का काम लिया है, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी इज एज 0.65 दैट देयर विल बी अ स्ट्राइक। कंस्ट्रक्शन के काम है ना यार, कभी कभी स्ट्राइक हो जाती है, काम बंद हो जाता है, राइट। क्या पॉसिबिलिटी है कि स्ट्राइक हो जाएगी? 0.65 प्रोबेबिलिटी है। 0.80 दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम इफ देयर इज नो स्ट्राइक। अगर कोई स्ट्राइक नहीं है तो कंस्ट्रक्शन का काम टाइम पे खत्म हो जाएगा, इसकी पॉसिबिलिटी है 0.80 एंड 0.32 दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम इफ देयर इज अ स्ट्राइक। अगर स्ट्राइक है तब भी कंस्ट्रक्शन का काम टाइम पे खत्म होगा, इसकी पॉसिबिलिटी है 0.32। डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम। ठीक है, मतलब अब इसको हम थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी के मतलब की भाषा में समझेंगे। ठीक है, लेट अस से ये हमारा एक सैंपल स्पेस है। ठीक है, सैंपल स्पेस को हमने दो रीजन में डिवाइड कर दिया है, स्ट्राइक, नो स्ट्राइक। ठीक है, तो यहाँ पर हम S को डिनोट कर रहे हैं किसके लिए? स्ट्राइक के लिए। सैंपल स्पेस से कंफ्यूज मत हो जाना। S डैश को डिनोट कर रहे हैं नो स्ट्राइक के लिए। ठीक है, मतलब किसी भी दिन में या तो स्ट्राइक होगा या फिर स्ट्राइक नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक इवेंट की बात कर रहे हैं। किस इवेंट की बात कर रहे हैं? वर्क डन की, कितना काम होगा, इस इवेंट की बात कर रहे हैं। तो लेट अस से इसके अंदर कोई इस तरीके से एक इवेंट है, वो इवेंट क्या है? वर्क डन। मैंने उसको WD से डिनोट किया। ठीक है, ये मेरा एक इवेंट है वर्क डन। अब देखो क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी दैट द वर्क विल बी डन ऑन टाइम। WD का मतलब है वर्क डन ऑन टाइम। The probability that the work will be done on time if there is no strike, मतलब एक गिवन कंडीशन दी हुई है कि नो स्ट्राइक है। नो स्ट्राइक मतलब S डैश। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ WD गिवन S डैश मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ वर्क डन ऑन टाइम गिवन देयर इज नो स्ट्राइक, दैट इज इक्वल टू 0.80। क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ वर्क डन गिवन देयर इज अ स्ट्राइक, उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.32। और क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ है कि द प्रोबेबिलिटी कि स्ट्राइक होगा दैट इज 0.65, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ स्ट्राइक, प्रोबेबिलिटी ऑफ S जो है दैट इज 0.65। अब देखो स्ट्राइक होने की प्रोबेबिलिटी अगर 0.65 है तो स्ट्राइक ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? आप खुद बताओ। प्रोबेबिलिटी ऑफ S डैश कितनी हो जाएगी? 1 माइनस 0.65 दैट इज इक्वल टू 0.35। ठीक है, तो ये सारी बातें हमारे पास दी हुई हैं। हमें निकालना क्या है? डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम। तुम्हें निकालनी है प्रोबेबिलिटी कि कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो टाइम पे खत्म हो जाएगा, इरेस्पेक्टिव ऑफ स्ट्राइक है नहीं है। प्रोबेबिलिटी दैट द वर्क विल बी डन ऑन टाइम, ये निकालना है। तो अभी अभी हमने क्या सीखा था? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट A, P ऑफ A को हम कैसे निकालते थे? समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन EI, राइट। तो यहाँ भी वही करेंगे, A की जगह यहाँ पे ये WD है, तो हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ WD विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ EI, राइट, into probability of work done given EI। ठीक है, तो इस तरह का फॉर्मूला अभी अभी हमने देखा था। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से प्रोबेबिलिटी ऑफ WD विल बी इक्वल टू, यहाँ पे इवेंट्स क्या क्या है? एक इवेंट है S, दूसरा इवेंट है S डैश। ठीक है, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ S into probability of WD given S plus probability of S dash into probability of WD given S dash। ठीक है, अब देखो probability of S की वैल्यू दी हुई है 0.65, probability of WD given S इसकी वैल्यू दी हुई है 0.32,
प्रोबेबिलिटी ऑफ एस डैश की वैल्यू है 0.35, प्रोबेबिलिटी ऑफ डब्ल्यू डी गिवन एस डैश इसकी वैल्यू है 0.80. So this comes out to be 0.488 and this is our required answer. ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देख के ये समझ में आ गया कि किस तरीके से हम थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी को अप्लाई करते हैं टू सॉल्व प्रॉब्लम्स. तो बच्चों अब हम पढ़ने वाले हैं एक सुपर डुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम ऑल योर एग्जाम पर्सपेक्टिव एंड दैट इज बेस थ्योरम. यस, बेस थ्योरम को समझने से पहले एक सिचुएशन लेते हैं ताकि ये समझ में आए कि बेस थ्योरम हमें कहाँ पर यूजफुल होगा. ठीक है, लेट अस सपोज कि हमारे पास 2 बैग है. पहले वाले बैग में है 4 रेड बॉल और 3 ग्रीन बॉल. दूसरे वाले बैग में है 5 रेड बॉल और 4 ग्रीन बॉल. ठीक है, ओके. अब मान लो रैंडमली हमने एक बॉल निकाला. अब ऐसे सवाल तो हमने बहुत किए हैं कि भाई ये बताओ कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो बॉल तुम निकालोगे वो रेड होगा, क्या प्रोबेबिलिटी है जो बॉल तुम निकालोगे वो ग्रीन होगा. इस तरह के सवाल तो हमने बहुत कर रखे हैं. अब हम कुछ उल्टा खेलेंगे. राइट, हमने बोला कि यार जो बॉल मैंने निकाला है वो ग्रीन बॉल है, मुझे पता है. तुम मुझे ये बताओ कि क्या पॉसिबिलिटी है कि ये ग्रीन बॉल मैंने सेकंड नंबर वाले बैग से निकाला है. तुम्हें ये बताना है. राइट, तो यानी कि मैंने क्या किया, मैंने सब कुछ को रिवर्स कर दिया. अभी तक हम जैसे ही प्रोबेबिलिटीज पढ़ रहे थे उसको हमने रिवर्स कर दिया और इस तरह के रिवर्स प्रोबेबिलिटीज को सॉल्व करने में मदद करता है बेस थ्योरम. तो बेस थ्योरम का नाम रखा गया है एक बहुत ही फेमस मैथमेटिशियन के नाम के ऊपर जिनका नाम था जॉन बेस. तो चलो देखते हैं बेस थ्योरम कहता क्या है. तो बच्चों बेस थ्योरम ये कहता है कि अगर हमारे पास एक सैंपल स्पेस है जिसके अंदर उसके पार्टीशंस हैं E1, E2, E3, E4 अप टू En. ठीक है, सच दैट उन सब की प्रोबेबिलिटी क्या है, नॉन जीरो है, जो कि वही सारी बातें जो हमने थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी में पढ़ा था. ठीक है, तो यहाँ पे हम रिवर्स प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इनमें से कोई भी एक इवेंट की क्या प्रोबेबिलिटी है गिवन A. राइट, वही वाली बात हो गई कि यार जो बॉल मैंने निकाला है वो रेड कलर का है, मुझे पता है. तुम मुझे ये बताओ कि क्या पॉसिबिलिटी है कि ये दूसरे वाले बैग से निकला है. समझ गए ना. तो दूसरा वाला बैग इज माई दिस EI. ठीक है, और जो रेड कलर का निकल चुका है दैट इज माई गिवन इवेंट विच हैज अकर्ड विच इज A. ठीक है, तो यहाँ पर इस थ्योरम में दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला दैट यू नीड टू रिमेंबर, क्योंकि इसी फॉर्मूले के यूज करके हम सारे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. बट इस फॉर्मूला को ऐसे कैसे रटोगे, थोड़ा आसान बना देती हूँ. देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ EI गिवन A इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन EI. मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ EI गिवन A था, न्यूमरेटर में इनको पलट दिया, EI गिवन A की जगह A गिवन EI कर दिया और मल्टीप्लाई कर दिया किससे, जो नीचे है दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ EI से. ठीक है, तो ऐसे न्यूमरेटर आपको याद रहेगा. और बच्चों डिनोमिनेटर को अगर ध्यान से देखो तो डिनोमिनेटर क्या है, बेसिकली जो थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी में हमने पढ़ा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ A, कोई भी इवेंट A का प्रोबेबिलिटी इज गिवन बाय दिस. यही तो पढ़ा था हमने थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी में, है ना. तो बेस थ्योरम का जो एक्सप्रेशन है दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट EI गिवन A इज इक्वल टू, क्या लिखोगे आप, EI और A को पलट दोगे, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन EI मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ EI डिवाइडेड बाय, नीचे न्यूमरेटर में क्या लिखोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ A जैसा कि दिया गया था बाय थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी. सुन के थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है लेकिन 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करके देखो, बहुत आसान है. ठीक है, बहुत आसान है. अब यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं जो वैसे तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट सिंस यू आर लर्निंग बेस थ्योरम तो आपको पता होना चाहिए. राइट, तो ये जो E1, E2, E3 ये जो इवेंट्स है ना, इन इवेंट्स का एक नाम दिया गया है कॉल्ड हाइपोथेसिस. ठीक है, उसी तरीके से ये जो प्रोबेबिलिटी हम निकाल रहे हैं P ऑफ EI, इसे कहा जाता है प्रायोरी प्रोबेबिलिटी. प्रायर मतलब पहले ही जो प्रोबेबिलिटी हम निकालते हैं. और ये जो फॉर्मूला जिसका है दैट इज P ऑफ EI गिवन A, इसे हम क्या कहते हैं, पोस्टीरियरी प्रोबेबिलिटी. ठीक है, तो हाइपोथेसिस, प्रायोरी प्रोबेबिलिटी, पोस्टीरियरी प्रोबेबिलिटी. तो ये 3 नए टर्म्स होंगे आपके लिए विथ रिस्पेक्ट टू बेस थ्योरम. बट फिर से बता रही हूँ कि बेस थ्योरम का सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये फॉर्मूला. इसीलिए इस फॉर्मूले में गलती नहीं होनी चाहिए. अब फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करेंगे ये तो क्वेश्चन करके बताऊंगी मैं. तो चलो बेस थ्योरम का पहला सवाल, अ मैन इज नोन टू स्पीक ट्रूथ
3 आउट ऑफ 4 टाइम्स, मतलब ये जो बंदा है ना, कई बार दिख रहा है हमें ये बंदा है ना, ये जो बंदा है ये सच तो बोलता है बट कभी कभी झूठ भी बोलता है। मतलब अगर ये 4 बार बोलता है तो 3 बार सच बोलता है और 1 बार झूठ बोलता है, ठीक है। ही थ्रोज अ डाई एंड रिपोर्ट्स दैट इट इज अ 6। उसने एक डाई को थ्रो किया और बोला कि भाई छक्का आया है, 6 आया है। क्या प्रोबेबिलिटी है दैट इट इज एक्चुअली अ 6? क्या पॉसिबिलिटी है कि वो सच में 6 है? तो ये प्रोबेबिलिटी की बात आ कहाँ से रही है? इस बंदे के सच और झूठ बोलने से, राइट। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि सच में 6 है तब जब बंदा बोल रहा है कि 6 है। तो यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द पर्सन टेलिंग द ट्रूथ गिवन दैट देयर इज अ 6 ऑन द डाई, मतलब डाई से भी 6 आ रहा है और बंदा भी सच बोल रहा है, राइट। ये मुझे निकालना है। तो चलो आसान बनाएंगे पहले। लेट अस से कि हम डिनोट करते हैं टी से, किस इवेंट को टी से डिनोट करते हैं कि मैन टेलिंग ट्रूथ। तो आप ये बताओ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मैन इज टेलिंग द ट्रूथ? कितनी बार सच बोलता है? 3 आउट ऑफ 4 टाइम्स, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ टेलिंग ट्रूथ इज 3/4। लेट अस से एल से हम डिनोट करते हैं दैट मैन इज टेलिंग लाइज। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेलिंग लाई क्या है? अगर 3 बार ये ट्रू बोलता है तो 1 बार फॉल्स बोलेगा, मतलब 1 बार झूठ बोलेगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेलिंग अ लाई इज 1/4। चलो ये भी सही है। अब ई से हम उस इवेंट को डिनोट करते हैं जब देयर इज अ 6 ऑन द डाई। डाई में जब 6 आ रहा है उस इवेंट को हम ई से डिनोट करते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि डाई में एक 6 आएगा? अब डाई में टोटल ऑप्शंस कितने हैं? 6 में से एक पॉसिबिलिटी है कि उसमें 6 आया हो। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज 1/6, ठीक है। अब क्वेश्चन के हिसाब से मुझे निकालना है प्रोबेबिलिटी दैट द मैन इज टेलिंग द ट्रूथ गिवन दैट देयर इज अ 6 ऑन द डाई। दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ टी गिवन ई, ये मुझे निकालना है, ठीक है। यहाँ पर हम यूज करेंगे बेस थ्योरम। बेस थ्योरम के हिसाब से प्रोबेबिलिटी ऑफ टी गिवन ई, मतलब एक इवेंट है गिवन अनदर इवेंट, इसको कैसे निकालते हैं? हमारा फॉर्मूला देखो, ज़्यादा फॉर्मूले के कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाना है। मैंने क्या बोला था? फॉर्मूले के न्यूमरेटर में क्या होगा? ये टी और ई, इन दोनों के पोजिशंस एक्सचेंज हो जाएंगे, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन टी हो जाएगा और जो नीचे है मतलब गिवन जो है उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ टी, ठीक है। डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? डिवाइडेड बाय हो जाएगा क्या? जो हमें थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी से मिलता है, यानी कि डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? समेशन ऑफ ई आई। यहाँ पे ई आई इवेंट्स क्या क्या है? एक इवेंट टी है, दूसरा इवेंट एल है। तो डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एल इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन टी। यही तो सीखा था ना हमने थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी में, राइट। प्रोबेबिलिटी ऑफ एल, एक बार एल के साथ एक बार टी के साथ, है ना। अब ये वैल्यूज डालेंगे हम। अब देखो वैल्यूज क्या हो जाएंगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन टी, मतलब कि प्रोबेबिलिटी कि मुझे डाई में एक 6 मिलेगा, एज्यूमिंग कि बंदा सच बोल रहा है, राइट। बंदे ने सच बोला। क्या पॉसिबिलिटी है कि एक 6 मिलेगा? 1/6 पॉसिबिलिटी है। सो दिस विल बी 1/6 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन इज टेलिंग द ट्रूथ, पी ऑफ टी क्या है? 3/4 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एल, प्रोबेबिलिटी ऑफ एल है 1/4 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एल। क्या प्रोबेबिलिटी है कि इसमें 6 आएगा जब वो बंदा झूठ बोल रहा है? अब सोच के देखो, बंदा झूठ बोल रहा है, राइट। तब क्या प्रोबेबिलिटी है? जब वो सच बोल रहा था तब 6 आने की प्रोबेबिलिटी थी 1/6। अब जब वो झूठ बोल रहा है तब 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 5/6 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टी विच इज 3/4, अगेन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन टी। अगर वो बंदा सच बोल रहा है तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/6, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? दिस इज इक्वल टू 1/8 डिवाइडेड बाय 8/24. सो 3/8 इज द राइट आंसर।
ठीक है। तो यहाँ पर देखो काफ़ी सारी जगह थी जहाँ पर थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाने की ज़रूरत है, राइट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन टी निकाल रहे थे, मतलब प्रोबेबिलिटी की डाई पे एक 6 आया है जब बंदा सच बोल रहा है, ठीक है। बंदा सच बोल रहा है, अब आप बंदा तो सच ही बोल रहा है, जो बंदा बोल रहा है वही आ रहा है डाई में। अब डाई में 6 आने की पॉसिबिलिटी क्या है, 1/6। तो इसीलिए P ऑफ E बाई टी हमने क्या डाला, यहाँ पे देखो इसको हमने 1/6 डाला था। उसी तरह जब प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन L था, मतलब बंदा झूठ ही बोल रहा है। अब तुम बताओ कि भाई बंदा अगर झूठ ही बोल रहा है तो फिर 6 आने की पॉसिबिलिटी कितनी है, 6 एक्चुअली में आने की पॉसिबिलिटी तो 1/6 है, लेकिन बंदा झूठ बोल रहा है, समझ रहे हो, बंदा झूठ ही बोल रहा है। बंदा झूठ बोलने का क्या है इसका सिचुएशन आप देखो ना, बंदा अगर सच बोल रहा है उस समय 6 आने की पॉसिबिलिटी है 1/6। अब जब बंदा झूठ बोल रहा है तो 6 आने की पॉसिबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1 माइनस 1/6, राइट, यानी कि 5/6। इसी वजह से इसकी जगह पर हमने डाला 5/6। सो दिस वॉज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैच ऑफ दिस क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पर आप फंस सकते हो, आपको शायद समझ में नहीं आएगा कि इनकी वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए। तो इसलिए प्रोबेबिलिटी इट इज़ मोर अबाउट लॉजिक, इट इज़ नॉट अबाउट फॉर्मूले। ऐसा नहीं कि सिर्फ फॉर्मूला याद है तो आप एकदम सही से करके आओगे, इट इज़ मोर अबाउट रिलेटिंग इट टू व्हाट इज़ हैपनिंग, है ना। तो इसीलिए प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन के समय हमेशा थोड़े ठंडे दिमाग से सोचो कि हो क्या रहा है। तो प्यारे बच्चों, बेस थ्योरम के बाद अब बारी है पढ़ने की रैंडम वेरिएबल के बारे में। रैंडम वेरिएबल, वेरिएबल वर्ड का मतलब ही हमें पता है एक ऐसी क्वांटिटी जो अपनी वैल्यू चेंज करते रहता है, राइट। इसकी वैल्यू कांस्टेंट नहीं रहती है, वेरी करती रहती है, दैट्स व्हाई इट इज़ अ वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल क्या होता है, अब किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट में जो आउटकम्स हमें मिलते हैं, जो पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, वो पॉसिबल आउटकम्स डिसाइड करते हैं रैंडम वेरिएबल की क्या वैल्यू होगी, ठीक है। सो नॉर्मली रैंडम वेरिएबल को हम x से डिनोट करते हैं, कैपिटल X से डिनोट करते हैं। अगर फंक्शन की भाषा में बोली जाए तो ये एक ऐसा फंक्शन होता है जिसका डोमेन जो है, मतलब उस फंक्शन के अंदर जो भी इनपुट्स जा रही हैं वो डोमेन कहाँ से आता है, फ्रॉम द आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है। और इसका आउटपुट क्या होता है, मतलब ये जो रैंडम वेरिएबल है इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, इसकी वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकती है, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेके समझेंगे इसको। लेट अस सपोज कि हमने 2 डाइस को थ्रो किया, ठीक है। तो यानी कि ऑब्वियस सी बात है कि भाई 2 थ्रो किया है तो हमें 2 नंबर्स मिलेंगे। तो यहाँ पर हम फोकस करेंगे सम ऑफ द नंबर्स पे, ठीक है। तो चलो ध्यान से समझते हैं रैंडम वेरिएबल्स के कॉन्सेप्ट को। तो बच्चों, रैंडम वेरिएबल्स के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं एक एक्सपेरिमेंट का, कि लेट अस सपोज हमारे पास एक डाई है जिसको हमने 2 बार थ्रो किया और हमारा फोकस अभी किस पे है, सम ऑफ द नंबर्स पे है, ठीक है। तो सबसे पहले तो सैंपल स्पेस की बात करेंगे। अगर हमने एक डाई को 2 बार थ्रो किया, पहले थ्रो में आया 1, दूसरे थ्रो में भी आया 1, पहले में आया 1, दूसरे में आया 2, पहले में 1, दूसरे में 3, पहले में 1, दूसरे में 4, पहले में 1, दूसरे में 5, पहले में 1, दूसरे में 6, एक पॉसिबिलिटी है। ऑप्शन है कि पहले में 2, दूसरे में 1, पहले में 2, दूसरे में 2, पहले में 2, दूसरे में 3। तो इस तरीके से ये सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, राइट। तो इसका मतलब मेरे सैंपल स्पेस में टोटल कितने पॉसिबिलिटीज है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 इंटू 6, दैट इज टोटल 30 सैंपल पॉइंट्स हैं इसके अंदर, ठीक है। ये मेरा सैंपल स्पेस हो गया। किसका सैंपल स्पेस, अगर हमने एक डाई को 2 बार थ्रो किया, ठीक है। लेकिन फिलहाल अभी रैंडम वेरिएबल को समझने के लिए हमारा फोकस किस पे है, रैंडम वेरिएबल पे। लेट अस से कि मैंने एक ऐसा रैंडम वेरिएबल डिफाइन किया विच इज द सम ऑफ द 2 नंबर्स। सम ऑफ द 2 नंबर्स बोले तो पहले थ्रो पे जो नंबर आया और दूसरे थ्रो पे जो नंबर आया, उन दोनों का सम। जैसे कि पहले थ्रो पे 1, दूसरे थ्रो पे 1, तो सम कितना हो गया 2। पहले थ्रो पे 1, दूसरे थ्रो पे 2, सम कितना हो गया 3। पहले थ्रो पे 1, दूसरे थ्रो पे 3, सम क्या हो गया 4। बात समझ में आ रही है, ओके। तो इस तरह से मैंने इस रैंडम वेरिएबल को डिफाइन किया, ठीक है। तो अब इस रैंडम वेरिएबल की वैल्यू अगर मैं 1 1 कंसिडर करूं, मतलब पहले थ्रो पे 1, दूसरे थ्रो पे 1, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2।
अगर मैं कंसिडर करूँ 1 2, पहले थ्रो पे 1, दूसरे थ्रो पे 2, तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी 3। अगर मैं कंसिडर करूँ 1 3, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 4। अगर मैं कंसिडर करूँ 1 4, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 5। अगर मैं कंसिडर करूँ 1 5, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 6। अगर कंसिडर करूँ 1 6, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 7 एंड सो ऑन। इसी तरीके से हम इन सब के लिए इस रैंडम वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप इंटरेस्टिंगली एक चीज़ नोटिस करो, रैंडम वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी ये कौन डिसाइड कर रहा है? आउटपुट ऑफ द एक्सपेरिमेंट। इस रैंडम एक्सपेरिमेंट में जो आउटपुट आ रहा है 1 1 आ रहा है कि 1 2 आ रहा है कि 2 4 आ रहा है, ये डिसाइड कर रहा है कि इस रैंडम वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी। करेक्ट। और रैंडम वेरिएबल की वैल्यू हो क्या रही है? दीज आर ऑल रियल नंबर्स। करेक्ट। तो अब आप मिला लो मेरी बात जो अभी अभी मैंने बताई थी थोड़ी देर पहले कि रैंडम वेरिएबल को हम डिफाइन कैसे करते हैं? एज अ फंक्शन, राइट, जिसका डोमेन क्या होता है? जिसका डोमेन होता है आउटपुट ऑफ द एक्सपेरिमेंट। मतलब ये फंक्शन जो है, इस फंक्शन में जो इनपुट आ रहा होता है ना, कहाँ से आ रहा होता है? इस एक्सपेरिमेंट के आउटकम से इसका इनपुट आता है। और इसका जो रेंज होता है वो रेंज क्या होता है? रेंज आर रियल नंबर्स, राइट। तो यहाँ पर अगर हम इस पूरे चीज़ के लिए अगर हम x की वैल्यू निकालते रहें, हर आउटपुट के लिए अगर हम x की वैल्यू निकालते रहें, कई जगह x की वैल्यू रिपीट हो रही होंगी। जैसे देखो 1 + 2 जो है इसमें भी 3 आएगा, 2 + 1 में भी 3 आएगा, राइट। तो इस तरह से कई वैल्यूज़ रिपीट भी होंगी। तो हम क्या नोटिस करेंगे कि जो x की वैल्यू आएगी, x की जो सारी पॉसिबल वैल्यूज़ होंगी, दे विल बी 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और मैक्सिमम वैल्यू इसकी होगी 12। 6 + 6 12, राइट। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा रैंडम वेरिएबल के पॉसिबल वैल्यूज फॉर दिस पर्टिकुलर सिचुएशन। अब आप मेरे से ये पूछ सकते हो कि मैम हाउ डिड वी नो कि रैंडम वेरिएबल इज सम ऑफ टू नंबर्स? नाउ दैट इज समथिंग विच वी एज्यूम, या फिर दैट इज समथिंग विच इज गिवन इन अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम कि भाई हम रैंडम वेरिएबल को कैसे डिफाइन करना चाहते हैं, राइट। इसीलिए तो इसको रैंडम वेरिएबल कहा जाता है। इनकी वैल्यूज देखो चेंज हो रही है, राइट। हर आउटकम के साथ रैंडम वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो रही है। रैंडम क्यों है? रैंडम इसलिए है क्योंकि यार एक रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या वेरिएबल हम निकाल रहे हैं। एक तो एक्सपेरिमेंट रैंडम है, कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट, उसमें हम डिफाइन कर दे रहे हैं कि इस वाली चीज को हम रैंडम वेरिएबल मानेंगे, राइट। एंड देन अकॉर्डिंगली वी फाइंड द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल। ठीक है, तो अब कुछ समझ में आ रहा है रैंडम वेरिएबल क्या होता है। अभी डोंट वरी, अभी और हम एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे तो चीज़ें और क्लियर होंगी। ठीक है, उसके बाद हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल की भी बात करेंगे। तो चलो बच्चों, अब रैंडम वेरिएबल के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया मिल गया है। अब डिस्कस करते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सब कुछ और क्लियर होगा, डोंट वरी। ठीक है, तो देखो किताब में कुछ ऐसा लिखा होता है कि भाई प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल इज डिनोटेड बाय p ऑफ x, जिसकी ऐसी ऐसी वैल्यूज होती हैं। और ये सब देख के ना हमें कुछ खास समझ में नहीं आता है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, हम उसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करेंगे। मैंने बोला कि भाई 2 डाई को हमने थ्रो किया, ठीक है, तो क्या क्या नंबर्स आ सकते हैं। ये सैम्पल स्पेस है मेरा, जिसमें टोटल कितने सैम्पल पॉइंट्स हैं? टोटल 30 सैम्पल पॉइंट्स हैं। ठीक है, ये मेरे पॉसिबल सैम्पल पॉइंट्स है, ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हमने क्या किया, हमने एक रैंडम वेरिएबल को डिफाइन किया विच इज़ सम ऑफ द नंबर्स, मतलब दोनों डाई में जो नंबर्स आ रहे हैं उनका सम। ठीक है, तो जैसे कुछ वैल्यूज़ हमने निकाले भी, जैसे x ऑफ 1 1 हो जाएगा 2, क्योंकि 1 + 1 इज़ 2। x ऑफ 1 2 हो जाएगा 3, x ऑफ 2 1 हो जाएगा 3। अब यहाँ पे एक मज़ेदार चीज़ देखने को मिली कि यार बहुत सारे रैंडम वेरिएबल्स की वैल्यू सेम थी। जैसे कि जब पहले में 1 और दूसरे में 2 था, या जब पहले में 2 और दूसरे में 1 था, दोनों ही केस में जो रैंडम वेरिएबल की वैल्यू है दैट इज सेम। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो x ऑफ 1 2 की वैल्यू भी 3 है और x ऑफ 2 1 की वैल्यू भी 3 है। करेक्ट। सिमिलरली हमने देखा x ऑफ 3 1 की वैल्यू भी 4 है, x ऑफ 1 3 की वैल्यू भी 4 है और x ऑफ 2 2 की वैल्यू भी 4 है। तो कई जगह रैंडम वेरिएबल की वैल्यू रिपीट हो रही है। ठीक है, तो अब सवाल आ जाता है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि रैंडम वेरिएबल की ये वाली वैल्यू 3 है, ये जो 3 वैल्यू जो है रैंडम वेरिएबल की, ये कितनी बार आएगी? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 वैल्यू ऑफ द रैंडम वेरिएबल? उसी को हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ द रैंडम वेरिएबल। जैसे अगर मैं कहूँ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2, मतलब क्या प्रोबेबिलिटी है कि x की वैल्यू 2 होगी?
अब आप खुद देखो यहाँ पे टोटल कितने हैं सैंपल पॉइंट्स 30, इसमें से कितने पॉइंट में x की वैल्यू 2 होगी, x की वैल्यू 2 सिर्फ इस केस में होगी, 1 केस में। तो यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2 इज 1/30। ठीक है, अगर मैं पूछूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि x की वैल्यू होगी 3, तो देखो x की वैल्यू 3 कहाँ पे होगी, 1 2 और 2 1 दो जगह पे होगी, तो दो जगह पे होगी आउट ऑफ कितने जगहों, 30। सो 2/30 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। उसी तरह अगर मैं पूछूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि x की वैल्यू होगी 4, अब आप यहाँ से ढूंढो कहाँ पे इसकी वैल्यू 4 हो सकती है। देखो एक तो यहाँ पे हो सकती है 4, इसके अलावा एक यहाँ पे हो सकती है 4, इसके अलावा एक यहाँ पे हो सकती है 4, राइट, इन सब जगहों पे 4 हो सकती है, तो यानी कि 3 आउट ऑफ 30, राइट। तो ये जो प्रोबेबिलिटीज हैं ये क्या है, रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटीज हैं। तो इसे हम कहते हैं, ये जो है ना, ये जो वैल्यूज मैं निकाल रही हूँ, दीज आर P1 P2 P3 एंड Pn, ठीक है, और इसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल P ऑफ x से, ठीक है। और हम क्या कहते हैं कि इनकी जो वैल्यूज होती है वो ग्रेटर देन 0 होती है। एनीवेज हमें पता है प्रोबेबिलिटी 0 या 1 तो हो नहीं सकती है, फिर प्रोबेबिलिटी का ही क्या काम। अगर प्रोबेबिलिटी 0 ही है यानी कि हम श्योर हैं कि ये नहीं होगा, प्रोबेबिलिटी 1 है यानी कि हम श्योर हैं कि ये होगा, तो प्रोबेबिलिटी का तो मतलब ही है कि हम श्योर नहीं हैं भाई, है ना। तो ऑब्वियसली प्रोबेबिलिटी इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, ओके। अच्छा, कोई भी रैंडम वेरिएबल का ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके लिए हमारा दूसरा कंडीशन ये होता है कि समेशन ऑफ pi शुड बी इक्वल टू 1, यानी कि सम ऑफ ऑल दीज प्रोबेबिलिटीज शुड बी इक्वल टू 1, ठीक है। अभी देखो हम आगे कुछ सवाल करेंगे जहां पर हम देखेंगे कि किस तरह से हम इन दोनों कंडीशन का यूज करते हैं टू फाइंड आउट कि जो डिस्ट्रीब्यूशन हमें दिया हुआ है इफ दैट इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल, ठीक है। तो कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन जो दिया है वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल तभी होगा जब ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होंगे। पहला, Pi शुड बी ग्रेटर देन 0, यानी कि वो जितनी भी प्रोबेबिलिटीज़ हैं वो सारी 0 से ज़्यादा होने चाहिए। दूसरा, उन सारे प्रोबेबिलिटीज़ का जो सम है दैट शुड बी इक्वल टू 1, ठीक है। जैसे यहाँ पर भी हम ये निकाल रहे हैं ना, इस तरीके से अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 7 अप टू x इज इक्वल टू 12, वो सारी प्रोबेबिलिटीज़ की वैल्यू अगर हम निकालते हैं, अगर उन सब का सम जो है वो 1 होता है, इसका मतलब दिस इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल, ठीक है। बात समझ में आई सबको, ओके। सो तैयार हो एक दो क्वेश्चन देखने के लिए, चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलो देखते हैं सबसे पहला सवाल, चेक फॉर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ अ रैंडम वेरिएबल, ठीक है। यहाँ पे एक डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है कि भाई x की वैल्यूज है 0 1 2, p ऑफ x की वैल्यू है 0.4 0.4 0.2, तुम्हें बताना है कि क्या ये एक रैंडम वेरिएबल का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। इसे ऐसा होने के लिए दो कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा। पहला कंडीशन ये है कि जितने भी p ऑफ x की वैल्यूज यहाँ पर हैं दे शुड ऑल बी पॉजिटिव, ठीक है। दूसरा कंडीशन ये है कि समेशन ऑफ pi शुड बी इक्वल टू 1। पहले कंडीशन की अगर हम बात करें तो देखो तीनों वैल्यूज जो p ऑफ x की हैं वो सारी पॉजिटिव हैं, तो पहला कंडीशन सेटिस्फाई करता है। दूसरा कंडीशन के हिसाब से अगर हम इन सबको ऐड करें दैट इज 0.4 प्लस 0.4 प्लस 0.2, तो ये आता है 1, राइट, यानी कि दूसरा कंडीशन भी सेटिस्फाइड है, विच मीन्स दैट दिस गिवन डिस्ट्रीब्यूशन इज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल। तो चलो देखें अगला सवाल। क्वेश्चन कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ सक्सेसेस इन 2 थ्रो ऑफ अ डाई वेयर अ सक्सेस इज डिफाइंड एज नंबर ग्रेटर देन 4। मतलब एक ही डाई को हमने 2 बार थ्रो किया, ठीक है। अब 2 बार थ्रो किया तो 2 नंबर्स आएंगे, तो हमने कहा हम सक्सेस उसको कहेंगे जब 4 से ग्रेटर नंबर मिले, चाहे दोनों में 4 से ग्रेटर नंबर मिले या एक में 4 से ग्रेटर नंबर मिले, बट 4 से अधिक नंबर अगर थ्रो में आए तो हम उसे सक्सेस कहेंगे। तो तुम्हें क्या बताना है, तुम्हें इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बताना है, ठीक है। तो लेट अस सपोज हम एक रैंडम वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन करते हैं, किसके लिए, हम कहते हैं ये जो x है ना ये बताएगा नंबर ऑफ नंबर्स ग्रेटर देन 4 ऑन द डाई, ठीक है। मतलब कितने ऐसे नंबर हैं जो 4 से अधिक हैं, ठीक है, ये बताएगा x। तो अब देखो जब हम एक डाई को 2 बार थ्रो करेंगे तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक पॉसिबिलिटी है कि जो दोनों बार जो नंबर आएंगे वो दोनों नंबर 4 से ज़्यादा होंगे, तो ऐसे केस में
जो x की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी 2, क्योंकि जो दोनों नंबर है वो 4 से ज़्यादा है। तो 4 से ज़्यादा कितने नंबर हैं? 2 नंबर हैं, राइट। तो इसीलिए x की वैल्यू हो जाएगी 2, क्योंकि x क्या बता रहा है कि कितने नंबर 4 से ज़्यादा है, वो बता रहा है x, ठीक है। दूसरा पॉसिबिलिटी है कि दोनों नंबर जो है वो 4 से ज़्यादा नहीं है, मतलब दोनों ही नंबर या तो 4 है या उससे कम है। तो ऐसे केस में x की वैल्यू हो जाएगी 0, क्योंकि 4 से ज़्यादा एक भी नंबर नहीं है। तीसरा सिचुएशन है कि कोई एक नंबर 4 से ज़्यादा है, ऐसे सिचुएशन में x की वैल्यू हो जाएगी 1, ठीक है। तो इसका मतलब इसका जब मैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाऊंगी तो वो कुछ ऐसे बनेगा, x और x के कॉरेस्पॉन्डिंग p ऑफ x की वैल्यू। तो x की पॉसिबल वैल्यूज़ क्या क्या हो जाएंगी? 0, 1 और 2। अब हमें देखना है कि इसके कॉरेस्पॉन्डिंग p ऑफ x की वैल्यू क्या क्या हो जाएंगी, ठीक है। तो अब इस प्रोबेबिलिटी को हम कैसे निकालेंगे? सैम्पल स्पेस को दिमाग में रखते हुए, कितने हमारा पूरा जो सैम्पल स्पेस था उसमें टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने थे? 36 थे, राइट। टोटल पॉसिबल 36 थे, राइट। तो अब इन 36 में से आपको ये देखना है कि कितने जगहों पर x की वैल्यू 0 है, मतलब जो नंबर ऑफ जो दोनों जो डिजिट है ना वो दोनों ही डिजिट क्या है? 4 या 4 से कम है। तो जब सैम्पल स्पेस में काउंट करोगे, ये काउंटिंग का काम आप खुद करोगे। आपका सैम्पल स्पेस कैसा है देखने में? अगर सैम्पल स्पेस को आप देखोगे तो वो कुछ ऐसा है, राइट। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, फिर 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, इस तरीके से है, राइट। तो इस तरह के जो नंबर्स हैं ना, जैसे 1 1 1 2 1 3 1 4, ये सब में क्या हो रहा है? इस सब में देखो जो दोनों ही डिजिट है वो या तो 4 है या 4 से कम है। 2 1 2 2 2 3 2 4, सिमिलरली 3 1 3 2 3 3 3 4, ये सारे क्या हैं? ये सारे या तो 4 हैं या 4 से कम हैं। और ऐसे कितने हैं? काउंट करके देखो कितने हैं? टोटल 16 है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 16/36, ठीक है। उसी तरीके से x की वैल्यू 1, यानी कि दोनों में से एक नंबर जो है वो 4 से अधिक है। जैसे कि मान लो ये 1 5 हो गया, जैसे कि मान लो ये 2 5 हो गया, जैसे कि मान लो ये 1 6 हो गया, ये 2 6 हो गया, इस तरीके से। तो इस तरीके से आप खुद काउंट करके देखो, तो ऐसे भी आपको टोटल 16 नंबर्स मिल जाएंगे। अब x इज इक्वल टू 2, मतलब दोनों ही नंबर क्या है? 4 से अधिक है, राइट। तो ऐसे नंबर्स आपको कम मिलेंगे। जब आप पूरे सैम्पल स्पेस को बनाओगे तो ऐसे नंबर आपको सिर्फ 4 मिलेंगे। तो इस तरीके से ये हो जाएगा आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो बच्चा पार्टी, इसी के साथ हम आ पहुंचे हैं इस वीडियो के एंड तक, और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आपने ये पूरा वीडियो देखा है यहाँ तक तो आपके कॉन्सेप्ट जरूर हुए होंगे क्रिस्टल क्लियर। और जैसा कि आपको पता है मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, तो प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट तो समझ आ गए होंगे, बट जितना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ही ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर भी होते रहेगा और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता रहेगा। और मैं आपको जल्दी मिलूंगी एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।